हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। तो मैं हूं आपका अपना सौरभ सर और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए आया हूं इस वीडियो में रिएक्शन ऑफ एल्केन। इससे पहले मैंने आप लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसमें आप लोगों को पढ़ा दिया था प्रिपरेशन ऑफ एल्केन और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। आप जरूर उसको देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज हम लोग यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ एल्केन में। उसका मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर मैकेनिज्म मैकेनिज्म मैकेनिज्म। अरे मैं मैकेनिज्म चैप्टर में ही पढ़ाता हूं, देखो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे पहला फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं एल्केन में वो होता है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो जहां कहीं भी आप लोगों को इस प्रकार से हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन करने के लिए देता है, जैसे कि मान लीजिए मीथेन देता है, उसका रिएक्शन आपको लिखा हुआ रहता है Cl2 के साथ या फिर Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, या तो लिखा हुआ रह सकता है हीट या फिर लिखा हुआ रह सकता है बच्चों सनलाइट या फिर लिखा हुआ रह सकता है इसके केस में HNu या फिर आपको लिखा हुआ रह सकता है इसके केस में यूवी रेज। यस, जहां कहीं कोई भी एल्केन हो, चाहे मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, कोई भी हो, अगर किसी एल्केन का रिएक्शन Cl2 या Br2 के साथ दे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, सनलाइट, HNu, अल्ट्रावायलेट रे, आपसे कोई पूछेगा कि इसका मैकेनिज्म कौन सा होता है, आप कहोगे FRS। FRS का मतलब होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सुनिए, ये एक कंटिन्यूअस चेन रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन यहां पे रुकता नहीं है। तो कंटिन्यूअस चेन रिएक्शन होने के बाद यहां पे बनता क्या है, तो मोनो हेलो एंड पॉली हेलो एल्केन का मिक्सचर, यानी कि ये कंटिन्यूअस रिएक्शन चलते रहता है। आप कहोगे कि जब भी हम लोग एल्केन का रिएक्शन करवाते हैं Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ दिस 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 दिस, किसी के प्रेजेंस में भी आपको बनेगा मिक्सचर ऑफ मोनो हेलो या पॉली हेलो एल्केन, यानी कि मिथाइल क्लोराइड बन सकता है, मिथाइलिन क्लोराइड बन सकता है, क्लोरोफॉर्म बन सकता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन सकता है। ये सारे के मिक्सचर बन सकते हैं। इसका जो मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। इसी को मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा आगे मैकेनिज्म के द्वारा। लेकिन बच्चों, अगर कुछ नहीं मेंशन किया गया है, सीधा सीधी मीथेन का रिएक्शन Cl2 के साथ किया गया है, पूछेगा वहां पे कि क्या क्या बन सकता है, तो कहोगे ये सभी का मिक्सचर बन सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन करता हूं और ऐसा लिख के देता हूं Cl2, और मान लीजिए यहां पे हीट लिखा हुआ है, वो चारों में से कोई भी लिखा हुआ है, आप कहोगे यहां पे होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और यहां पे क्या करता हूं, ये मैं कर देता हूं मीथेन को एक्सेस। मीथेन को हमने बहुत ज्यादा कर दिया, इसका मतलब Cl2 क्या हो जाएगा, कम। Cl2 जब कम पड़ जाएगा, मीथेन ज्यादा पड़ जाएगा, तो यहां पे जो रिएक्शन होगा तो फॉर्मेशन कर देगा मिथाइल क्लोराइड और बाहर हो जाएगा HCl, और ये मिथाइल क्लोराइड यहां पे बनेगा लार्ज अमाउंट में, उसको कहते हैं मेजर। बनेगा सब CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, सबका मिक्सचर बनेगा। लेकिन ये CH3Cl जो होगा, मिथाइल क्लोराइड जो होगा, वो मेजर होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि यहां पे Cl2 कम है और मीथेन ज्यादा है, तो जो ये बना मिथाइल क्लोराइड, उसके साथ फर्दर Cl2 रिएक्शन करने के लिए कम बचेगा, वो फर्दर रिएक्शन करके कम बनेगा। ऐसा नहीं कि प्योर बनेगा, प्योर नहीं बनेगा, बनेगा सबका मिक्सचर, लेकिन ये बनेगा इसमें मेजर, क्योंकि यहां पे Cl2 कम है, मीथेन ज्यादा है। ये ज्यादा है तो एक ही बार में सबको इस्तेमाल करके, लगभग सबको इस्तेमाल करके ये बना देगा मेजर। लेकिन बच्चों, इसी में थोड़ा सा परिवर्तन और किया जाए। अगर यहां पे Cl2 दिया जाए और लिखा जाए ये Cl2 एक्सेस लिखा जाए, मीथेन इसका मतलब कम हो गया और Cl2 एक्सेस हो गया, और मान लीजिए इस बार यहां पे जो लिखा वो लिख दिया अल्ट्रावायलेट रेज, चाहे हीट लिखे, सनलाइट लिखे, HNu लिखे, अल्ट्रावायलेट रेज लिखे, आपको कहना है एल्केन का रिएक्शन जब भी Cl2 Br2 के साथ होगा, यहां पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। बच्चों, इस बार अब देखो क्या कर दिया है, इस बार ऐसा कर दिया है कि Cl2 का यहां पे जो है ना, वो एक्सेस ले लिया गया है मात्रा। तो Cl2 जब ज्यादा ले लिया गया है, तो जो मिथाइल क्लोराइड बनेगा वो फर्दर दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 के साथ रिएक्शन कर लेगा। फिर जो बनेगा क्लोरोफॉर्म फर्दर रिएक्शन कर लेगा, फर्दर रिएक्शन कर लेगा, और इस प्रकार से लगातार रिएक्शन करते हुए आप कहोगे इसके केस में एक्सेस जब लिया हुआ है तो 4Cl2 इस्तेमाल होगा, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड यहां पे हो जाएगा मेजर, और बाहर होगा 4HCl। ठीक है ना, ये जो क्लोरीन है उस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। अब इसी को हम लोग यहां पे समझ लेते हैं कि आखिरकार
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है। यहां तक तो भी आप लोगों को सिखाया कि अगर मीथेन का रिएक्शन सीधा सीधे Cl2 के साथ देकर के पूछे कि क्या बन सकता है, क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट है, आप कहोगे CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4 सबका बनेगा मिक्सचर। लेकिन अगर मीथेन का रिएक्शन Cl2 के साथ है और मीथेन एक्सेस है तो मिथाइल क्लोराइड होगा मेजर, और अगर Cl2 एक्सेस है तो CCl4 होगा मेजर। अब उसके बाद देखिए इस FRS का मैं बताने वाला हूं आप लोगों को मैकेनिज्म। बच्चों ये 3 स्टेप में रिएक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला स्टेप जिसको कि हम सभी कहते हैं इनिशिएशन स्टेप। कौन सा स्टेप? इनिशिएशन स्टेप। होता क्या है इनिशिएशन में, अगर आप Cl2 लिए हो तो Cl2, Br2 लिए हो तो Br2, इसको हीट करते हैं या सनलाइट देते हैं या अल्ट्रावायलेट रे देते हैं या HNU देते हैं, इसका होता है यहां पे होमोलाइसिस, मतलब होमोलिटिक क्लीवेज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा इस क्लोरीन के पास, एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा इस क्लोरीन के पास, यानी कि बनता है Cl रेडिकल। ये बनता है Cl रेडिकल। अब ये हो गया इनिशिएशन। तब आते हैं स्टेप 2 की तरफ, उसको यहां पे कहा जाता है प्रोपागेशन। प्रोपागेशन स्टेप। बच्चों जहां कहीं अगर Cl2 या Br2 टूटने के बाद Cl रेडिकल या Br रेडिकल बन रहा हो उसको कहा जाता है इनिशिएशन। और जो Cl रेडिकल बना है वो Cl रेडिकल अगर एल्केन के ऊपर अटैक कर रहा है, देखो तो बच्चों क्या मैं मीथेन को ऐसा लिख सकता हूं? बोलो यस सर, क्योंकि ये मिथाइल प्लस H ये मीथेन हो गया, ये Cl रेडिकल इसके ऊपर अटैक करेगा, इसका करेगा होमोलाइसिस, होमोलिटिक क्लीवेज। तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा H के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा मिथाइल के ऊपर। ये जो मिथाइल रेडिकल है ना, मिथाइल रेडिकल ये बन के बाहर हो जाएगा और ये Cl रेडिकल पिक करता है छोटे साइज का जो हाइड्रोजन है ना H रेडिकल। तो Cl रेडिकल H रेडिकल को पिक करके फॉर्मेशन कर देगा यहां पे मिथाइल रेडिकल, और बाहर कर दिया इसके केस में क्या? HCl। जी हां। और फर्दर देखो क्या होता है, ये Cl रेडिकल तो H रेडिकल को निकाल करके बना दिया मिथाइल इंटरमीडिएट। यानी कि आपको कोई पूछेगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, तो आप कहोगे बनता है फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। जहां से आप निकालोगे हाइड्रोजन वहां पे बन जाएगा फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। अभी हम हटा रहे हैं हाइड्रोजन मिथाइल से, तो बन गया मिथाइल फ्री रेडिकल। फर्दर क्या होगा, अब यहां पे जो ये मिथाइल रेडिकल बना है वही मिथाइल रेडिकल चला जाता है दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 के ऊपर। यस, दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 के ऊपर जैसे ही जाएगा तो ये जो मिथाइल रेडिकल है इसका कर देता है होमोलाइसिस, होमोलिटिक क्लीवेज। तो एक बॉन्ड में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, तो मिथाइल रेडिकल Cl रेडिकल को पिक कर लेगा तो फॉर्मेशन कर देगा मिथाइल क्लोराइड, और बाहर हो जाता है यहां पे Cl रेडिकल। आपको मालूम है क्या, जब आप हेलोजन रेडिकल को यानी Cl रेडिकल को अटैक कराते हैं एल्केन के ऊपर, उसको कहा जाता है प्यारे बच्चों फर्स्ट प्रोपागेशन स्टेप। ओके, इसको कहा जाता है फर्स्ट प्रोपागेशन स्टेप। पहचानने के लिए सब पूछता है एग्जाम में। और जब आप एल्काइल रेडिकल जब फर्स्ट प्रोपागेशन स्टेप में Cl रेडिकल अटैक करके एल्केन के ऊपर बना दिया एल्काइल रेडिकल, तो सेकेंड स्टेप में वही एल्काइल रेडिकल Cl2 के ऊपर अटैक करता है, उसको यहां पे हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं सेकेंड प्रोपागेशन स्टेप। पहचानने के लिए देता है। और लास्ट में होता है स्टेप थर्ड, जिसको कि हम लोग कहते हैं टर्मिनेशन स्टेप। इसको अब हम लोग कहते हैं टर्मिनेशन स्टेप। सुनिए, जब Cl2 और Br2 टूट करके Cl रेडिकल और Br रेडिकल बनाता है उसको कहते हैं इनिशिएशन। जब एक रेडिकल एक न्यूट्रल के ऊपर अटैक करता है, जब एक रेडिकल एक न्यूट्रल के ऊपर अटैक करता है उसको कहते हैं प्रोपागेशन। और जब 2 रेडिकल आपस में कपलिंग करता है, जैसे कि Cl रेडिकल और Cl रेडिकल, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना देगा Cl2, या फिर एक मिथाइल रेडिकल और एक Cl रेडिकल दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को यहां पे शेयर करेगा, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा? मिथाइल क्लोराइड। तो बच्चों जब 2 रेडिकल आपस में कपलिंग करता है उसको कहते हैं टर्मिनेशन। तो देख सकते हो 2 रेडिकल आपस में कपलिंग कर रहा है Cl के साथ,
या फिर मिथाइल क्लोरीन रेडिकल के साथ या मिथाइल रेडिकल के साथ। जब दो रेडिकल आपस में इस प्रकार से कपलिंग करता है उसको कहा जाता है टर्मिनेशन। अगर इसमें से पूछता है कौन सा स्टेप आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, आपको जानकर के हैरानी होगी, यही जो फर्स्ट प्रोपागेशन स्टेप होता है, यही फर्स्ट प्रोपागेशन स्टेप होता है इसके केस में आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्योंकि जितना जल्दी हमको ये मिल जाएगा इंटरमीडिएट उतना जल्दी प्रोडक्ट आपको बनेगा। और जानते हो ये जल्दी कब बनेगा, ये जल्दी तब बनेगा जब इसको तोड़ने में कम एनर्जी लगेगा। और इसको तोड़ने में कम एनर्जी कब लगेगा, जब इसका रिजल्टिंग इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होगा। आप लोग जानते होंगे कि होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग आयंस। ये आयंस होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग रेडिकल्स। ये रेडिकल्स जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल होगा, इसको तोड़ने में कम एनर्जी लगेगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि रेट ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी रेट ऑफ एफआरएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के। जो फर्स्ट प्रोपागेशन स्टेप में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करके आपने बनाया था इंटरमीडिएट, वो अलग अलग एल्केन के लिए अलग अलग होगा इंटरमीडिएट। तो जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेडिकल इंटरमीडिएट उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि अब आप देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि रेट ऑफ एफआरएस क्या होगा, यानी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट क्या होगा, आप कहोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर जी स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग रेडिकल इंटरमीडिएट। बस छोटी सी बातें हैं ना, यही तो आप लोगों को देखना है, रेट ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि अगर आपको मैं पूछता हूं कि रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ X2 बिल्कुल इन एफआरएस, यानी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव हेलोजन कौन सा होता है, आपको जानकर के हैरानी होगी, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रिएक्शन करता है F2। इसको तो कंट्रोल करना मुश्किल है, सबसे फास्टेस्ट F2 करता है, उसके बाद Cl2 करता है, उसके बाद Br2 करता है और सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन करता है I2, F2 Cl2 Br2 I2। और अगर यहां से पूछे जाते हैं आप लोगों से रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन एफआरएस, यानी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में आपने जो फर्स्ट प्रोपागेशन देखा बच्चों, तो फर्स्ट प्रोपागेशन में आपने क्या किया, Cl रेडिकल से निकाला, Cl रेडिकल निकाला किसको, मीथेन से H रेडिकल को। तो अलग अलग एल्केन के लिए अलग अलग होगा हाइड्रोजन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होगा ना। तो उसके आधार पर हम लोग कहेंगे सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल किसका बनेगा, जब 3 डिग्री हाइड्रोजन निकलेगा तब। इसलिए कहेंगे कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा 3 डिग्री हाइड्रोजन, उसके बाद होगा 2 डिग्री हाइड्रोजन और सबसे कम रिएक्टिव होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन। क्योंकि 3 डिग्री हाइड्रोजन जब निकलेगा 3 डिग्री कार्बन से, तो वहां पे बनेगा 3 डिग्री फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, और 2 डिग्री जब निकलेगा हाइड्रोजन तो 2 डिग्री कार्बन पे बनेगा वहां पे इंटरमीडिएट, और 1 डिग्री से जब निकलेगा हाइड्रोजन तो वहां पे 1 डिग्री पे बनेगा फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। जिसका इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका हाइड्रोजन उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, फास्टेस्ट करेगा रिएक्शन। जैसे कि आप एक क्वेश्चन को देखने का प्रयत्न करेंगे, ये जैसे मीथेन जी दिए हुए हैं, इस बॉन्ड को तोड़ने की बातें कर रहा है, उसके बाद आपके सामने में ऐसा रखता हूं, ये इथेन जी है, ये सेकंड में, उसके बाद थर्ड में एक रखता हूं मैं प्रोपेन जी को, ऐसा ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में आपके सामने जो रखने जा रहा हूं ये कुछ इस तरीके का है, ये हो गया 4। अब आपसे पूछा जा रहा है इस 1 2 3 4 में रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एफआरएस, किसका हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है। साफ साफ आपको करना क्या है बच्चों,
इसका आपको करना है क्लीवेज। फर्स्ट प्रोपागेशन स्टेप में आपने किया था, इसको लेकर के जाएगा Cl रेडिकल, या Br2 होगा तो Br रेडिकल, तो यहां पे क्या बनेगा, यहां बनेगा मिथाइल रेडिकल। यहां पे उसी प्रकार से फर्स्ट प्रोपागेशन में करोगे रिएक्शन, तो यहां पे जो फॉर्मेशन करेगा वो करेगा इथाइल रेडिकल। यहां पे जब फर्स्ट प्रोपागेशन स्टेप में इसको तोड़ोगे तो यहां पे जो फॉर्मेशन करने वाला है वो फॉर्मेशन करेगा आइसोप्रोपाइल रेडिकल। सभी में H रेडिकल को ले जाएगा Cl रेडिकल या Br रेडिकल, उसका चिंता आप मत करिए, दुखी मत होइएगा कि कहां चला गया H, मेरा H कहां गया। अरे आपका H कहीं नहीं गया। अब देखो इसके केस में ये बन गया ये। अब आपको देखना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट कौन सा है, क्योंकि हमने लिखा है, ऊपर में लिखा हुआ है साफ साफ कि रेट ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग रेडिकल इंटरमीडिएट। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जब हमने टर्सरी वाले कार्बन से निकाला टर्सरी हाइड्रोजन को, इसलिए कहा मैंने कि टर्सरी हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि उसका इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और सबसे कम स्टेबल यहां पे जो है वो मीथेन का रेडिकल है, मिथाइल रेडिकल। यानी कि अगर इसके केस में आपको पूछा जाता है रेट ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, या फिर आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है बच्चों, रिएक्टिविटी ऑर्डर विथ Cl2 in the presence of heat या Br2 in the presence of heat, sunlight, ultraviolet ray, Hnu, ये सब जहां कहीं भी होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, आप सबको मालूम है, सबको पता है। यानी कि इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 4, उसके बाद होगा 3, उसके बाद होगा 2, उसके बाद होगा 1। ये जो बोर्ड पे भी कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, इसी कॉन्सेप्ट से ना जाने कितने क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो। बस ध्यान रखना, रिएक्टिविटी ऑफ H2 की बातें करें तो F2, Cl2, Br2 और I2 होता है। और अगर रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम की बातें करें तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है। यानी ओवरऑल हम लोग कहें रेट ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। मैकेनिज्म समझिएगा बातों को। अब इसमें से देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको देने जा रहा हूं, वो कुछ इस तरीके का है। किस तरीके का है? इस तरीके का। यहां पे ये CH है बाबू, उसके बाद CH2 है, यहां पे ये है, इसको मान लेता हूं यहां पे 2, इसको मान लेता हूं 1, और फिर इसको यहां पे मान लेता हूं 3। बिल्कुल ऐसा मान लेता हूं। ओके, अब आपसे पूछा जाता है इसके केस में H1, H2, H3 में रेट ऑफ FRS, यानी कि रेट ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। जिस हाइड्रोजन को इस प्रकार से निकाल करके दिया हुआ है उसको निकाल करके पहले बनाना पड़ेगा उसी कार्बन पे फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। और आप देखो किसका फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, तो आप अगर देखेंगे तो नीचे वाला जो H3 है उसका बनेगा 1 डिग्री वाला फ्री रेडिकल, लेकिन वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। बिल्कुल, इसका बनेगा 2 डिग्री वाला और इसका बनेगा 1 डिग्री वाला। आप देखोगे बच्चों फ्री रेडिकल सिंगल डबल H3 का जो इंटरमीडिएट बना है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बना है। H2 का देखो तो फ्री रेडिकल सिंगल डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बना है, लेकिन इसका देखो H1 का फ्री रेडिकल सिंगल सिंगल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं बना है। यानी कि सबसे कम स्टेबल इंटरमीडिएट जो होगा वो H1 का होगा, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? H2 का, क्योंकि H2 जो है वो सेकेंडरी है। रेजोनेंस में ये भी है H3 का भी, H2 का भी, लेकिन H3 वाला का जो है वो प्राइमरी है और H2 वाले का जो है वो सेकेंडरी है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा H2, उसके बाद हो जाएगा इसके केस में H1, और सबसे कम रिएक्टिव हो जाएगा H3। तो जिस हाइड्रोजन का आप लोगों को पूछा जाता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसको तोड़ करके आपको बनाना है फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, और फिर उसका चेक करना है आप लोगों को स्टेबिलिटी। जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा उसी का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। उम्मीद करता हूं बातें आपको पकड़ में आ गई होगी, बातें समझ में आ गई होगी, अच्छे तरीके से आना ही पड़ेगा। अब देखो बच्चों, यहां पे आप लोगों को कहा कि हेलोजन के केस में जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं F2 के साथ रिएक्शन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उसके साथ तो रिएक्शन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आपको जब भी रिएक्शन करवाना है Cl2 या Br2 के साथ ही करवाना है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम I2 के साथ रिएक्शन करवाएं, तो I2 के साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो देखो दिक्कत क्या होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। I2 के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रे, मैकेनिज्म स्टार्ट तो जरूर होता है लेकिन रिएक्शन हो जाता है रिवर्सेबल।
रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। काहे? क्योंकि यहां पे मिथाइल आयोडाइड के साथ साथ क्या बन जाएगा? HI। तो एक आयोडीन चला जाएगा यहां मिथाइल के साथ, एक H एक आयोडीन मिलकर के बना देगा HI। और पार्ट थर्ड में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जब भी कभी किसी एल्काइल आयोडाइड के साथ HI को रख लेते हो तो HI होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इसको रिड्यूस करके क्या करेगा? रिवर्स कर देगा। तो यहां पे हम लोग कह देते हैं कि ये रिएक्शन जो हो जाता है आयोडीन के साथ वो हो जाता है रिवर्सिबल। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा करें, तो अगर आप चाहते हो कि मीथेन का रिएक्शन डायरेक्ट I2 के साथ होकर के हमको मिल जाए मिथाइल आयोडाइड, तो वो असंभव है, नहीं मिलेगा, क्योंकि साथ में HI बन गया है जो कि रिएक्शन को रिवर्स कर देता है, उल्टा कर देता है, मीथेन में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन बच्चों इसका तरीका है, आप बना सकते हो। आप कैसे बना सकते हो? तो मीथेन का रिएक्शन I2 के साथ करिए, लेकिन साथ में यहां पे रख दीजिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 रख दीजिए, HNO3 रख दीजिए, चाहे आप यहां पे HiO4 रख दीजिए, चाहे आप यहां पे HiO3 रख दीजिए। ये सब के सब जो होते हैं इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल, HNO3 HiO4 HiO3 ये होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर आप मीथेन का रिएक्शन I2 के साथ कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तब रिएक्शन होता है इरिवर्सिबल। तब यहां पे रिएक्शन होकर के आपको प्रोडक्ट मिलेगा। जानते हो काहे? क्योंकि यह है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे ही आप लोगों को HI मिला तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस रिएक्शन में डाला हुआ है, तो फर्दर इस HI का ऑक्सीडेशन कर देता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है ये ऑक्सीडेशन कर देता है, और ऑक्सीडेशन करके इसको कन्वर्ट कर देता है I2 प्लस वाटर में। NCERT लेकर के बैठो, समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप मीथेन का रिएक्शन I2 के साथ करते हो तो मिथाइल आयोडाइड प्लस HI बनता है, वो HI का कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही रह गया। ये होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल, ये होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो कि मिथाइल आयोडाइड को रिड्यूस कर दिया, मतलब फिर से कर दिया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और तुरंत फास्ट रिवर्स करके पहुंचा दिया मीथेन में। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको ये नहीं रहे, HI जो काम आपका खराब कर रहा है, मिथाइल आयोडाइड को टिकने नहीं दे रहा है, तुरंत पीछे भेज दे रहा है मीथेन में, तो चाहते हो कि आपको मिथाइल आयोडाइड मिले, तो इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करने के लिए चाहे तो HNO3 चाहे HiO4 चाहे HiO3 आप लोग लेते हो, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो इस HI का ऑक्सीडेशन करके I2 प्लस वाटर में कन्वर्ट कर देता है। अब HI बचा ही नहीं, और जब HI बचा ही नहीं तो इसका रिडक्शन होकर के रिवर्स होगा नहीं रिएक्शन, आपको इस तरीके से मिथाइल आयोडाइड मिल जाएगा। ध्यान रखोगे इस सब बातों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ओके, ये देखा हेलोजनेशन का बेसिक। आगे हम क्वेश्चन बहुत सारा करने वाले हैं। ओके, अभी यहां पे बताने जा रहा हूं हेलोजनेशन के बाद सेकंड में एक एलाइलिक हेलोजनेशन। ओके, एलाइलिक हेलोजनेशन। देखो ये क्या होता है? एलाइलिक का मतलब होता है बच्चों sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन। तो sp2 कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन होता है उसी को कहा जाता है एलाइलिक कार्बन। अब आप क्या करते हो? ब्रोमिनेशन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ, मान लीजिए आप हीट। तो जहां कहीं भी इस प्रकार से लिखा हुआ हो, कंपाउंड के अंदर sp2 कार्बन भी हो और sp3 कार्बन भी हो, sp2 कार्बन भी हो और उससे डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन भी हो, और उस पे कम से कम एक H हो, उसको कहते हैं हम लोग एलाइलिक कार्बन। जहां की होगा उसके केस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, हीट सनलाइट अल्ट्रावायलेट रे के प्रेजेंस में, यहां पे आप लोग कहोगे कि FRS होगा। और एक बात ध्यान रखोगे, अगर किसी कंपाउंड के अंदर sp2 कार्बन भी है और sp3 कार्बन भी है तो कोई पूछेगा कि FRS यानी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहां होगा, sp2 कार्बन पे या sp3 कार्बन पे? इधर आओ मैं बताता हूं, ये होता है sp3 कार्बन पे। कहां होता है? sp3 कार्बन पे। FRS होता है sp3 कार्बन पे, यानी कि हम लोग यहां पे फॉर्मेशन कर देंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद यहां पे CH2 के साथ Br, और बाहर हो जाता है इसके केस में HBr। आखिरकार ये होता कैसे है, इसको मैं जरा सा मैकेनिज्म से एक्सप्लेन कर देता हूं। सुनो बच्चों, जो ये आपने Br2 लिया, अभी आपने पीछे सीखा था मैकेनिज्म, इनिशिएशन पहले करते हैं। तो इनिशिएशन करने के लिए पहले हम लोग इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इस Br के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इस Br के साथ, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के बना देता है Br रेडिकल। अब उसके बाद जो यहां पे बना है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3, अब इसका होता है होमोलिटिक क्लीवेज।
यानी जो sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन होता है उसी का होता है होमोलिटिक क्लीवेज। तो ये जो Br रेडिकल है ना, फर्स्ट प्रोपागेशन स्टेप में H रेडिकल को बाहर कर लेता है। तो H रेडिकल को जैसे ही बाहर करता है तो बना देता है CH2 रेडिकल, बाहर हो गया HBr। देखो बच्चों, क्यों sp3 कार्बन पे हुआ? sp3 कार्बन पे इसलिए हुआ क्योंकि यहां पे बना जो इंटरमीडिएट, वो इंटरमीडिएट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अगर हम यहां पे करते, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर करते, यानी कि sp2 कार्बन के ऊपर करते, तो इंटरमीडिएट बनता कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर, और अगर डबल बॉन्ड के ऊपर इंटरमीडिएट बनता वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता। यहां पे फ्री रेडिकल सिंगल डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो चुका है, इसलिए वहीं पे होगा। और फर्दर जाते हैं सेकेंड प्रोपागेशन स्टेप में, और सेकेंड प्रोपागेशन स्टेप में इसका करोगे दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ Br2 के साथ रिएक्शन, तो यहां पे ये टूटेगा Br रेडिकल, ये Br रेडिकल जाएगा CH2 रेडिकल के साथ, तो यही फॉर्मेशन कर देता है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 के साथ Br एंड बाहर हो गया Br रेडिकल। देखो तो वही चीज बना कि नहीं? बाद बाकी टर्मिनेशन दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट है वो प्रोपागेशन में ही बन गया। तो काहे के लिए उतना आप करोगे नाटक? डायरेक्ट कहोगे इसका जो नाम होता है एलाइल ब्रोमाइड, कह सकते हैं ना बच्चों, एलाइल ब्रोमाइड यहां पे फॉर्मेशन कर दिया। इस तरीके से प्रोडक्ट आप लिख सकते हो। इसी को हम लोग कहते हैं एलाइलिक हेलोजिनेशन। अगर sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन हो तो वहीं पे sp3 कार्बन पे हो जाएगा हेलोजिनेशन, बिल्कुल sp3 कार्बन पे हो जाएगा हेलोजिनेशन। इसी तरीके से एलाइलिक हेलोजिनेशन का ही दूसरा एग्जांपल आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अगर हम Br2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, मान लीजिए अगर आपको हीट दिया, चाहे यहां पे यूवी रेज दिया, चाहे आपको HNU दिया, चाहे सनलाइट दिया, सबसे पहली बात तो आपको कहना होगा कि ये सब में मैकेनिज्म होता है FRS, यानी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इंटरमीडिएट इसका कहां मोर स्टेबल होगा। आपको पता है ये दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन sp2 कार्बन है, तो sp2 कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन होगा वहीं पे होगा FRS, यानी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये दोनों sp2 कार्बन है, उससे डायरेक्टली अटैच्ड नीचे या तो ये कार्बन है, ऊपर ये कार्बन है, दोनों कार्बन आइडेंटिकल है, दोनों में से कहीं भी हो सकता है। यानी कि हम लोग सीधा सीधी कर सकते हैं FRS sp3 कार्बन पे। इस बात को ध्यान रखोगे, बच्चा कभी कभी गलती कर देता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर कर देता है हेलोजिनेशन, वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैं आगे पढ़ाऊंगा एल्कीन में, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। यहां पे FRS जब भी होगा, कैसे समझेंगे कि FRS होगा? ऐसे समझेंगे, अगर क्वेश्चन में हीट लिखा हुआ है, HNU लिखा हुआ है, सनलाइट लिखा हुआ है, अल्ट्रावायलेट रेज लिखा हुआ है Br2Cl2 के प्रेजेंस में, तो समझ जाएंगे कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म होगा। और इसी क्वेश्चन में अगर Br2 के साथ अगर सॉल्वेंट दे देता है, सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड, तब होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और वो एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करके 2 सिग्मा बॉन्ड बनता है इस दोनों कार्बन के बीच में। तो यहां पे हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट ये बनने वाला है, समझ गए? इसको कहते हैं हम लोग एलाइलिक हेलोजिनेशन। बिल्कुल sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन पे होने वाला है। अब उसके बाद सुनिए और मैं बताता हूं, अभी चिंता मत करिए। थर्ड यहां मैं बताने जा रहा हूं FRS का एग्जांपल। एक हो गया हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, एक हो गया एलाइलिक हेलोजिनेशन। नेक्स्ट अब तीसरा, अब सुनिए, इसको हम लोग कहते हैं बेंजाइलिक हेलोजिनेशन। कौन सा नेशन बच्चों? हेलोजिनेशन। अब सुनो किसको कहते हैं। ये इस तरीके से होगा कि एक होगा बेंजीन रिंग, और उस बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन होना चाहिए। sp3 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए और उस पर कम से कम एटलीस्ट 1H होना चाहिए। वहीं पे होगा बेंजाइलिक हेलोजिनेशन। और हीट दे सकते हो, सनलाइट दे सकते हो, अल्ट्रावायलेट रे दे सकते हो, इसी में मैकेनिज्म हो जाता है FRS, यानी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और याद रखिएगा FRS जब भी होता है तो sp3 कार्बन पे होता है, sp2 कार्बन और sp कार्बन पे नहीं होता है, जिसके कारण कि हम लोगों को करना ऐसा पड़ता है प्यारे बच्चों कि जो sp3 कार्बन है वहां पे कर देंगे हम लोग इसका ब्रोमिनेशन और बाहर कर देंगे HBr। इसका कोई नाम आपसे पूछ दे, इसका नाम होता है बेंजाइल ब्रोमाइड। अब मैं आपको बताता हूं इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से होता है। देखो बहुत ही आसान है, 3 ही स्टेप में तो रिएक्शन करवाया, इनिशिएशन, प्रोपागेशन, टर्मिनेशन। उसमें भी आप लोगों को टर्मिनेशन लिखने की जरूरत है ही नहीं, आप
इनिशिएशन प्रोपागेशन लिख दीजिए, काफी है, क्योंकि उसका कोई यूज है ही नहीं टर्मिनेशन का। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, Br2 पहले लिख करके हीट कर देते हैं, या सनलाइट दे देते हैं, या अल्ट्रावायलेट रे दे देते हैं। तो ये बच्चों टूटेगा Br रेडिकल और Br रेडिकल में, यही टूट करके बनाता है Br रेडिकल। अब जो बना Br रेडिकल वो जाता है फर्स्ट प्रोपागेशन स्टेप में, बिल्कुल। अब फर्स्ट प्रोपागेशन स्टेप में क्या होता है, जो Br रेडिकल बना है वही Br रेडिकल यहां पे sp3 कार्बन पे जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है उसका होमोलिटिक क्लीवेज करता है। तो ये Br रेडिकल यहां से निकालेगा H रेडिकल को, तो H रेडिकल को निकालने के बाद बनेगा C6H5CH2 रेडिकल, और बाहर हो जाएगा इसके केस में HBr, बिल्कुल। अब जो बना यहां पे बेंजाइल फ्री रेडिकल, आप देख सकते हो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो रहा है। क्यों sp3 कार्बन पे होता है, इसका रीजन मैं आपको समझा रहा हूं। यहां जो बना बेंजाइल फ्री रेडिकल, वो फ्री रेडिकल सिंगल डबल, इस रिंग के अंदर है 3 पाई बॉन्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बना, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो यहां पे हम लोग कहेंगे कि अब फर्दर इसका ब्रोमिनेशन हो जाता है नेक्स्ट Br2 के साथ, तो यही बेंजाइल फ्री रेडिकल इसका होमोलिसिस करता है। तो ये CH2 रेडिकल इस Br रेडिकल को पिक करके फॉर्मेशन कर देता है C6H5CH2Br, और बाहर कर देता है इसके केस में Br रेडिकल। आप इस तरीके से फॉर्मेशन कर सकते हो बेंजाइल ब्रोमाइड, देख सकते हो आप। तो जहां कहीं भी बेंजीन रिंग से अगर डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन है, डायरेक्टली अटैच्ड, उसके बाद वाला नहीं, उसी के ऊपर आप हेलोजिनेशन करके बना सकते हो मेजर प्रोडक्ट बहुत आसानी से। sp2 कार्बन पे होता नहीं है हेलोजिनेशन, इसमें जब भी होगा तो sp3 कार्बन पे होगा, sp2 और sp पे नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जो बनेगा इंटरमीडिएट वो रेजोनेंस में नहीं जा सकता है, ठीक है। जैसे कि यहां पे आप क्वेश्चन एक देखेंगे, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ये बेंजीन रिंग है, उससे अटैच्ड मैं इथाइल कर देता हूं, इसमें 2 sp3 कार्बन है, एक sp3 कार्बन CH2 है, एक sp3 कार्बन CH3 है, यानी मिथाइल है। इसका यहां पे मान लीजिए इस बार हमने Cl2 के साथ रिएक्शन करवा लिया, क्योंकि बहुत बार हमने ले लिया ये Br2, और यहां पे इस बार मान लीजिए HNu लेते हैं, ठीक है, HNu ले लेते हैं। तो यहां पे आप कहोगे कि मैकेनिज्म होगा FRS, यानी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। अब ये क्लोरीनेशन किस कार्बन पे होगा, हमने कहा कि sp3 कार्बन पे होता है, लेकिन sp3 कार्बन 2 है, एक है CH3, एक है CH2, कहां होगा, आप कहोगे CH2 के ऊपर होगा। क्यों, क्योंकि CH2 के ऊपर जो बनेगा फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, वो फ्री रेडिकल सिंगल डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, जबकि मिथाइल के ऊपर जो बनेगा इंटरमीडिएट वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होगा, जिसके कारण जो इंटरमीडिएट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा वही लार्ज अमाउंट में बनेगा। इस तरीके से हम लोग यहां पे कहेंगे यही जो प्रोडक्ट बनाएगा ना बच्चों, वो बनाएगा मेजर, बिल्कुल ये मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा इस तरीके से। गुड। अब एक बताने जा रहा हूं, आप लोगों ने बहुत देखा होगा ऐसा क्वेश्चन NBS के साथ, और जो नहीं देखे हो तो सीखोगे ध्यान से। अब यहां से मैं देने जा रहा हूं फोर्थ एक रिएक्शन, FRS का ही एग्जांपल है, वो है एलाइलिक एंड बेंजाइलिक, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन by using NBS, N ब्रोमो सक्सिनिमाइड। अब देखो NBS के साथ पहले ही मैंने हेडिंग में ही दे दिया बच्चों कि NBS के साथ जब भी होगा ब्रोमिनेशन तो एलाइलिक और बेंजाइलिक का ही होगा, इसके अलावा मिथेन इथेन किसी का भी नहीं होगा। अगर कहीं पे आप लोगों को ऐसा लिखा हुआ मिलता है मिथेन इथेन, चाहे आपको प्रोपेन, इस तरीके से मतलब कोई भी आपको एल्केन लिखा हुआ रहता है, उस एल्केन का रिएक्शन अगर आप लोगों को NBS के साथ कहता है और हीट कहता है तो आप कहोगे नो रिएक्शन। इससे पहले हम लोगों ने देखा था Br2 या Cl2 के साथ रिएक्शन, तो Br2 या Cl2 के साथ रिएक्शन मीथेन का भी होता है, इथेन का भी होता है, प्रोपेन ब्यूटेन या फिर एलाइलिक बेंजाइलिक सबका होता है। लेकिन यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि NBS के साथ ब्रोमिनेशन, तो NBS के साथ ब्रोमिनेशन सिर्फ और सिर्फ हो सकता है एलाइलिक और बेंजाइलिक का, ये मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन जो भी एल्केन है उसका नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो यहां पे किस प्रकार से मैकेनिज्म होता है समझाने का कोशिश करता हूं। आपने अभी देखा था बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ CH3, आंसर में कहीं कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर वही होने वाला है जो कि हुआ था Br2 के साथ रिएक्शन करवाने पे। यहां पे ध्यान रखना है कि क्लोरीनेशन नहीं होगा क्योंकि NBS है,
इसका नाम होता है एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। मैं आगे बताने वाला हूं मैकेनिज्म। इसमें हम लोग कहेंगे कि मैकेनिज्म होगा FRS, और जब भी होगा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन है उसी पे होगा, इसके अलावा कहीं नहीं होगा। इसके केस में डायरेक्ट हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं एलाइल ब्रोमाइड। यहां पे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, या फिर आप देखो sp3 कार्बन से जो अटैच्ड, यहां पे sp2 कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन है, चाहे नीचे चाहे ऊपर, उसी पे होगा। या ये sp3 कार्बन इस sp3 कार्बन पे नहीं होगा, sp2 कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच्ड है नीचे चाहे ऊपर, उसी पे सिर्फ हो सकता है ब्रोमिनेशन। वो कुछ इस तरीके से होगा ऐसा। इसी तरह से अगर आप यहां पे देखो, जैसे कि अब आपको बेंजाइलिक थोड़ा सा बता देता हूं, NBS के साथ अगर आप हीट करते हो, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड के साथ हीट करते हो, तो बच्चों याद रखना ये सब का जो मैकेनिज्म होता है वो होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल। और NBS के साथ एक खासियत है कि जब भी होगा तो एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन पे ही होगा इसका ब्रोमिनेशन। तो इसके साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन है उसी पे हो जाएगा ब्रोमिनेशन। ऐसे बना दोगे बेंजाइल ब्रोमाइड, ऐसा बना दोगे। या फिर अभी जो बताया था हमने इथाइल बेंजीन को लेकर के, उसके साथ भी हो सकता है। ये CH2 एंड CH3, इसका यहां पे मैं क्या करता हूं, NBS के साथ HNU हीट सनलाइट जो भी देने का आपको मन करता है कर दीजिए। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग कर रहे थे ब्रोमिनेशन Br2 के साथ रिएक्शन या Cl2 के साथ रिएक्शन, तो दोनों sp3 पे हो सकता था, यहां भी, लेकिन मेजर यहां होगा क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो रहा था, ठीक है। लेकिन होने का दोनों जगह हो सकता था, लेकिन मेजर होगा वो जो रेजोनेंस स्टेबलाइज बन रहा था इंटरमीडिएट। लेकिन अगर आप NBS के साथ रिएक्शन करवाते हो तो NBS के साथ सिर्फ और सिर्फ ये CH2 का ही होगा, क्योंकि वही कार्बन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, उसी का इंटरमीडिएट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। मिथाइल के साथ ब्रोमिनेशन इसका नहीं होगा। आप इस तरीके से एक एक रिएक्शन को सीखिएगा, मजा आ जाएगा। यही सब क्वेश्चन आपको पूछता है और कुछ नहीं पूछता है विशेष। ये जो 3-4 क्वेश्चन आपके सामने लिखा हो ना, इसी में से क्वेश्चन को पूछता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका मैकेनिज्म, आखिरकार एलाइलिक एंड बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन बाय यूजिंग NBS होता कैसे है। उम्मीद करता हूं एक एक बातों को आप नोट कर रहे होंगे, क्योंकि कंप्लीट आप लोगों को जिस प्रकार से क्लासरूम में बताते हैं आपको लिखाते जा रहा हूं, ठीक है ना। यस, अब देखो इसका मैकेनिज्म। सबसे पहले NBS का हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो NBS कुछ इस तरीके का होता है, N और यहां डबल बॉन्ड O, यहां होता है Br। इसका फुल फॉर्म होता है N ब्रोमो सक्सिनिमाइड, यस। और इसी को शॉर्ट में कहा जाता है NBS, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, ध्यान रखोगे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, यानी कि होमोलिटिक क्लीवेज करने के लिए इसको हीट सनलाइट अल्ट्रावायलेट रे देते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जाता है Br के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन जाता है नाइट्रोजन के ऊपर, जिसके कारण कि यहां पे जो बनता है कुछ इस प्रकार से C डबल बॉन्ड O N रेडिकल, और बाहर क्या हो जाता है Br रेडिकल। जिस प्रकार से बच्चों आपने Br2 के साथ रिएक्शन करवाया था ना, तो Br2 के साथ रिएक्शन करके जब आपने हीट किया था तो Br रेडिकल जनरेट किया था। यहां भी वही काम होता है कि NBS जो है पहले इसका होमोलाइसिस होता है हीट करके और Br रेडिकल जनरेट करता है। और मान लो आपने जो एलाइलिक वाले का किया था, तो एलाइलिक वाले का जब किया था तो क्या होगा, यहां पे जो ये Br रेडिकल निकला है बाबू, वही Br रेडिकल इस एलाइलिक में से एक H रेडिकल को बाहर कर लेगा, बच जाएगा CH2 रेडिकल। तो ये हो जाएगा इसके केस में CH2 डबल बॉन्ड CH एंड यहां पे CH2 रेडिकल, और बाहर हो जाता है इसके केस में HBr। बिल्कुल देखिएगा ध्यान से। तो पहले NBS को हीट करके जनरेट कर लिया Br रेडिकल, वो Br रेडिकल एलाइलिक है तो एलाइलिक कार्बन से निकाल दिया H रेडिकल को, अगर बेंजाइलिक होगा तो निकाल लेगा बेंजाइलिक कार्बन से और बना देगा बेंजाइल रेडिकल। अब जो HBr निकला है, ये HBr, वो HBr अनदर मॉलिक्यूल ऑफ NBS के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि अब दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ NBS के साथ इसका रिएक्शन करवा दीजिए। बिल्कुल, तो जैसे इस NBS के साथ HBr का रिएक्शन आप कराओगे, ये टूटता है H प्लस Br माइनस में, ये टूटता है N माइनस Br प्लस में। तो
तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ब्रोमीन से, तो तोड़ दीजिए, तो H+ जाएगा N- के ऊपर, Br- जाएगा Br+ के ऊपर। तो ये आप सीख सकते हैं इसका किस प्रकार से मैकेनिज्म होता है। तो यही हो गया इसके केस में। यहां पे सक्सिनिमाइड, इसका क्या नाम होता है बच्चों, सक्सिनिमाइड, और फर्दर Br- Br+ मिलकर के क्या बना दिया, Br2। यही Br2 तो हमको चाहिए, जो आप सेकेंड प्रोपागेशन स्टेप में करते थे कांड, वही कांड यहां पे अब करना पड़ेगा, क्योंकि Br2 आपको जनरेट हो चुका है। तो Br2 जनरेट हो चुका है और यहां पे आपको एलाइल रेडिकल जनरेट हो चुका है पहले से ही। तो जो यहां पे एलाइल रेडिकल आपको जनरेट होकर के पड़ा हुआ है, इसका हम लोग फर्दर जो बना है यहां पे Br2, उसके साथ रिएक्शन करवा देते हैं बच्चों। तो यहां पे Br रेडिकल और Br रेडिकल एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा। तो ये CH2 रेडिकल इस Br रेडिकल के साथ कपलिंग करके और फॉर्मेशन कर देगा इसके केस में एलाइल ब्रोमाइड, और बाहर हो जाता है एक Br रेडिकल। देख सकते हो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किस प्रकार से हो सकता है NBS के साथ। उम्मीद करता हूं बातें आपको यहां तक पकड़ में आ गई होगी। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रहा है, रिएक्शन मैकेनिज्म का ही पार्ट है, लेकिन रिएक्शन ऑफ एल्केन चल रहा है। तो बच्चों NBS के साथ याद रखोगे, किसी एल्केन का रिएक्शन नहीं होता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, आइसोब्यूटेन, नियोपेंटेन, जो भी यहां पे होता है, किसी का भी रिएक्शन नहीं होता है। जब भी रिएक्शन होगा तो एलाइलिक और बेंजाइलिक का होगा, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन होगा, उसी पे तुमको करना है ब्रोमिनेशन। ठीक है ना। किस प्रकार से होता है वो मैंने आप लोगों को सिखा दिया, बात खत्म। अब आप देखो, जैसे कि एक मैं आप लोगों को पूछने जा रहा हूं यहां पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर, ये एक दिया हुआ है फर्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट एक इसमें ऐसा दे रहा हूं, यह है CH2 के साथ CH3, और इसके बाद नेक्स्ट इसमें से एक ऐसा देने जा रहा हूं जिसमें कि CH के साथ CH3 है और CH3 है, यह है थर्ड। आपको इसमें से पूछा यह जा रहा है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर विथ NBS। ये सारे के सारे बेंजाइलिक हैं। आप देखो, इस रिंग के साथ अटैच्ड sp3 कार्बन, ये बेंजाइलिक 1 डिग्री, इस रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन 2 डिग्री बेंजाइलिक, और ये रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन बेंजाइलिक, ये क्या है, टर्सरी। यहां पे कहते हैं टर्सरी है बेंजाइलिक हाइड्रोजन, यहां पे सेकेंडरी है बेंजाइलिक हाइड्रोजन, यहां पे प्राइमरी है बेंजाइलिक हाइड्रोजन। आप यहां पे कहोगे कि NBS के साथ मैकेनिज्म होता है FRS, यानी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहां पे होगा टर्सरी, यानी कि थर्ड, उसके बाद होगा सेकेंड, सबसे कम होगा फर्स्ट। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि टर्सरी वाला का जो बनेगा इंटरमीडिएट वो ज्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी वाले का, और सबसे कम स्टेबल होगा प्राइमरी वाले का। NBS के साथ रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी आपसे पूछेगा तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ही कहने वाले हो। अच्छे तरीके से आप लोग बातों को समझ रहे होंगे, मुझे पूरी तरह से उम्मीद है आपके ऊपर। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा हमने हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन बता दिया बच्चों, उसके बाद एलाइलिक हेलोजिनेशन बता दिया, बेंजाइलिक हेलोजिनेशन बता दिया, उसके बाद एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हेलोजिनेशन बाय यूजिंग NBS बता दिया। सबका मैकेनिज्म होता है FRS, यानी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हेडिंग डालेंगे हम लोग, बहुत ही प्यारा सा, रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी, रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ X2। अब देखो बच्चों, क्या है ये किस जनावर का हम लोग नाम पढ़ रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ X2, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ X2 इन FRS। आपने देखा है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, F2 होता है, उसके बाद कौन होता है, Cl2 होता है, उसके बाद कौन होता है, Br2 होता है, सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है, I2 होता है। लेकिन अब यहां से पूछता है कि ये सब में से सिलेक्टिव कौन है, क्योंकि आपने देखा है F2 का रिएक्शन हाईली एक्सप्लोसिव होता है, इसके रिएक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। I2 के साथ रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, तब जाकर के HNO3 या HiO4 या HiO3 के प्रेजेंस में होता है इरिवर्सिबल। तो Cl2 और Br2 यही दो होता है हमारे लिए ज्यादा फेवरेबल, यही ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन Cl2 और Br2 में ज्यादा अच्छा कौन है, F2 और I2 को पहले ही हटा दीजिए मार्केट से, क्योंकि F2 हाईली रिएक्टिव है
और I2 रिवर्सिबल करता है रिएक्शन। तो यही दो ज्यादा हम लोगों के लिए सुटेबल है, Cl2Br2। लेकिन Cl2Br2 में भी याद रखोगे, Cl2 और Br2 में भी याद रखोगे बच्चों कि जो सिलेक्टिविटी होता है वो सिलेक्टिविटी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिएक्टिविटी का। बिल्कुल, सिलेक्टिविटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिएक्टिविटी का। आपने देखा Cl2 और Br2 में कम रिएक्टिव कौन होता है? Br2। इसलिए हम लोग यहां पे कहते हैं कि ब्रोमिनेशन इज मोस्ट सेलेक्टिव फॉर हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। क्यों? क्योंकि यहां पे हम लोग कहते हैं कि Cl2 ऐसा होता है ना जो कंटिन्यूअस चेन रिएक्शन करता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। अब मैं आप लोगों को कहानी सुनाता हूं, आप लोग अच्छे से थोड़ा सा सुनेंगे। एक मिनट। आपने कभी भी देखा होगा हम लोगों के बिहार में, यूपी में, झारखंड में जो बारात जाता है, बारात आप जाते हुए कभी ना कभी देखे होंगे, या आप लोगों ने बारात जरूर गया होगा कभी ना कभी, तो देखे होंगे कि जो शादी वाला घर होता है, जो बारात में मेंबर होते हैं, उसमें एक कैटेगरी ऐसे लोगों का होता है जो F2 टाइप के होते हैं, हाईली एक्सप्लोसिव होते हैं, हाईली बिल्कुल एक्साइटमेंट में रहते हैं, हाईली एक्साइटेड होते हैं, खूब बिल्कुल वो हुड़दंग मचाएंगे, खूब डांस करेंगे, लौट जाएंगे, नागिन डांस करेंगे, सड़क पे लौट जाएंगे, उसके बाद मोटरसाइकिल हूं करके चलाते हुए रहेंगे, इधर उधर पूरा डांस करेंगे, इधर उधर पैर हाथ फेंकेंगे, सबको घायल कर देंगे। मतलब वो उसको कोई रोक नहीं सकता है, उस दिन कोई नहीं रोक सकता है। वही है F2। दूसरा होता है Cl2 टाइप का इंसान। Cl2 क्या होता है? जब तक उसको आप एनर्जी नहीं देते हो तब तक तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन जब तुम उसको एनर्जी दे देते हो, जब तक एनर्जी नहीं दे रहे हो तब तक तो ठीक है, एनर्जी उसको सफिशिएंट मिल गया तो एक बार जब रिएक्शन स्टार्ट कर देगा बाबा, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो बारात में एक दूसरा आदमी होता है F2, जब खूब उछलता कूदता रहता है, बारात में खूब डांस करते रहता है, तो Cl2 उसके बगल में खड़ा होकर ताली बजाता है, उसके बगल में खड़ा होकर के खूब उसको प्रमोट करता है, ऐसे ऐसे करेगा, डांस करेगा, नाटक करेगा, लेकिन उसको डांस करने का हिम्मत नहीं होता है। तब क्या करता है? कोई खींच के उसको ले आता है, फिर वो मना करते रहता है, ना 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 हम ना करेंगे। तब उसको कोई खींच के लाता है, उसको एनर्जी देता है, मोटिवेट करता है और जबरदस्ती ठेल देता है सबके बीच में। और जब वो डांस करना एक बार स्टार्ट कर देता है रे बाबा, फिर वो रुकता ही नहीं है, फिर वो कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, अनकंट्रोल हो गया, वो F2 के कैटेगरी में चला गया कि जैसे एनर्जी मिल गया तो अब कंट्रोल हो ही नहीं रहा, किसी के रोकने से रुक ही नहीं रहा है। एक होते हैं इंसान Br2 टाइप का उस बारात में। Br2 टाइप के इंसान कैसे होते हैं? वो क्या करते हैं? वो बहुत समझदार होते हैं, वो स्मार्ट होते हैं, वो किसी के कहने पे डांस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कोई प्रकार का काम नहीं करेंगे। अपना मन होगा, अपना इच्छा होगा तो डांस करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, अपना इच्छा हुआ वहां से निकल के आ गए। मतलब इस Br2 का जो रिएक्शन है, एनर्जी देके स्टार्ट भी करना आसान है, रोकना भी आसान है, इसलिए होता है मोर सिलेक्टिव। लेकिन एक I2 होता है, I2 टाइप के इंसान होते हैं बारात में, बड़ा ही खरूस होता है, सबसे ज्यादा मनहूस इंसान यही होता है सोसाइटी में, सबसे खतरनाक होता है। इसका काम क्या है? कहीं भी अगर अच्छा काम चल रहा है, शादी विवाह कुछ भी अच्छा फंक्शन चल रहा है, खुशी का माहौल है, वहां पे ये आदमी बैठ करके सिर्फ दूसरे का बुराई करता है। उसका बेटा क्या करता है, उसकी बेटी क्या करती है, वो कहां जाता है, वो क्या करता है। और आप देखोगे बारात में जो सबसे पीछे अंधेरा में 4-5 गाड़ी आते रहता है ना, स्कॉर्पियो बोलेरो सब जो आते रहता है, पीछे में सब डांस करते हुए आगे निकल गया, बारात उरात सब कुछ चला गया, सबसे पीछे में अंधेरा में सबसे पीछे 4-5 गाड़ी आते रहता है। ये I2 टाइप का इंसान उसी गाड़ी में बैठ करके खैनी खाते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, और दूसरे का जो है ना वो लुतरी चुगली जो कहते हैं, चुगली उगली करते रहते हैं। और ज्यादा उनको कुछ बोलोगे ना, ज्यादा कुछ बोलोगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन करके गाड़ी लौटा करके घर चले जाएंगे, रूठ जाएंगे। ऐसे लोगों को गांव में कहा जाता है गोतिया। क्या कहा जाता है? गोतिया कहा जाता है। ये I2 टाइप के इंसान बड़ा खतरनाक गोतिया टाइप के होते हैं। वो गोतिया ऐसे होते हैं कि भाई कुछ बोलोगे बड़ा सेंसिटिव होते हैं, रूठ जाएंगे, फिर तुमको मनाना पड़ेगा, भोज खिलाना पड़ेगा, तरह तरह का नखरा होता है गांव में, ये सब खूब होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से F2 होता है हाईली रिएक्टिव। Cl2 को एनर्जी दे दोगे तो ये एनर्जी जब दे दोगे तो रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा, तो ये रुकेगा नहीं, इसलिए वो सिलेक्टिव नहीं होता है। Br2 होता है मोर सिलेक्टिव, क्योंकि इसको अपनी इच्छा मुताबिक से हम लोग स्टार्ट भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। I2 जो है वो
रिएक्शन करता है रिवर्सेबल। जब तक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं देते हो तब तक रिएक्शन में हम लोगों को नहीं मिलता है एल्काइल आयोडाइड, इसलिए वो भी सिलेक्टिव नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखोगे ब्रोमिनेशन इज मोस्ट सिलेक्टिव फॉर हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन होता है। ठीक है, तो ये देख लिया आप लोगों ने रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पे रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। कहोगे सर जी वो तो आप बता चुके हैं, कोई बात नहीं, देखो ना कुछ नया सिखाने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो अगर यहां पे हम लोग देखें रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो आपने इससे पहले देखा है, हमने कहा कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है 3 डिग्री, उसके बाद होता है 2 डिग्री और सबसे कम रिएक्टिव होते हैं 1 डिग्री। ये तो होता है, सब कोई जानता है, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं एग्जैक्ट कितना टाइम्स 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितना टाइम्स 1 डिग्री से मोर रिएक्टिव होता है और 2 डिग्री हाइड्रोजन 1 डिग्री से कितना टाइम्स ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो एक तरफ हम लोग लिख देते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन, एक तरफ लिख देते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन, एक तरफ लिख देते हैं 3 डिग्री हाइड्रोजन। बिल्कुल इसको हम लोगों ने लिख दिया और दूसरे तरफ लिख देते हैं H2 यानी कि हेलोजन। ओके, जब आप H2 की जगह पे लेते हो बच्चों Cl2 लेते हो, H2 की जगह पे आप Cl2 लेते हो, तो मान लो ये 1 डिग्री वाले को मान लेते हैं रेफरेंस यानी कि 1 मान लेते हैं, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी मान लेते हैं 1। तो जब हम लोग किसी एल्केन का करते हैं क्लोरीनेशन, तो 3 डिग्री वाला जो होता है हाइड्रोजन, ये टर्सरी वाला जो होता है हाइड्रोजन, वो 5 टाइम्स मोर रिएक्टिव होता है 1 डिग्री से, और 2 डिग्री वाला जो होता है वो 3.8 टाइम्स, ये 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन 3.8 टाइम्स ज्यादा रिएक्टिव होता है 1 डिग्री से। लेकिन अगर आप करते हो ब्रोमिनेशन, तो जानते हो 1 डिग्री को तो मान लो आप रेफरेंस, इसका मान लो रिएक्टिविटी आप 1, तो आप अनुमान लगाओ जब क्लोरीनेशन हम लोग कहते हैं कि 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम इज 5 टाइम्स मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री, 2 डिग्री हाइड्रोजन इज 3.8 टाइम्स इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री, आप अनुमान लगाओ ब्रोमिनेशन करते हैं तो कितना टाइम्स ज्यादा रिएक्टिव होता होगा कितना टाइम्स बच्चों, जब ब्रोमिनेशन करते हैं तो 1600 टाइम्स ज्यादा रिएक्टिव होता है 1 डिग्री से, बिल्कुल। और ये जो 2 डिग्री वाला होता है वो 81 टाइम्स मोर रिएक्टिव होता है 1 डिग्री से। ये आप बिल्कुल याद रखोगे कि जब क्लोरीनेशन करते हैं तो 3 डिग्री हाइड्रोजन इज 5 टाइम्स मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री, जब भी कंपेयर करेंगे तो 1 डिग्री से करेंगे, और 2 डिग्री हाइड्रोजन इज 3.8 टाइम्स मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री। जब हम लोग ब्रोमिनेशन करते हैं तो 3 डिग्री हाइड्रोजन इज 1600 टाइम्स मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री हाइड्रोजन इज 81 टाइम्स मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री। इस तरीके से आप लोग यहां पे निकाल सकते हो इसका रिएक्टिविटी। लेकिन इसके आधार पे बच्चों आप लोग देख सकते हो कि जब हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो ब्रोमिनेशन के केस में आपने देखा कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री के बीच में रिएक्टिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो जब रिएक्टिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है ब्रोमिनेशन के केस में, तो हमेशा जब भी किसी एल्केन का हम लोग करेंगे ब्रोमिनेशन और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, अगर वहां पे एक से ज्यादा होगा हाइड्रोजन एटम तो एक से ज्यादा वहां पे बनेगा प्रोडक्ट, तो हमेशा हम लोग कहेंगे टर्सरी वाला मेजर होगा सेकेंडरी से और सेकेंडरी वाला मेजर होगा प्राइमरी से, यानी कि टर्सरी वाला मेजर होगा सेकेंडरी प्राइमरी से और सेकेंडरी वाला मेजर होगा प्राइमरी से, वो कहेंगे। लेकिन जब आप करते हो क्लोरीनेशन तो आपने क्या देखा कि क्लोरीनेशन के केस में रिएक्टिविटी का डिफरेंस बहुत कम होता है, क्योंकि 5 टाइम्स मोर रिएक्टिव था 3 डिग्री 1 डिग्री से और 3.8 टाइम्स मोर रिएक्टिव था 2 डिग्री 1 डिग्री से, तो वहां पे रिएक्टिविटी का डिफरेंस कम है। इसलिए जब आप किसी एल्केन का करते हो क्लोरीनेशन तो हो सकता है एक से ज्यादा अगर प्रोडक्ट बनेगा तो कभी कभी आपको प्राइमरी भी मेजर हो जाएगा सेकेंडरी और टर्सरी से, ऐसा भी होता है, और कभी कभी सेकेंडरी मेजर हो जाएगा टर्सरी से, कभी आपको ऐसा भी मिलेगा कि टर्सरी मेजर हो जाएगा सेकेंडरी से। तो क्लोरीनेशन के केस में आपको कोई फिक्स डेटा नहीं है कि हमेशा मेजर टर्सरी ही होगा या हमेशा मेजर प्राइमरी ही होगा, लेकिन ब्रोमिनेशन में हमेशा फिक्स है कि टर्सरी हो जाएगा मेजर सेकेंडरी प्राइमरी से और सेकेंडरी मेजर हो जाएगा प्राइमरी से। लेकिन क्लोरीनेशन में कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताता हूं, एक फार्मूला लिखाता हूं, ध्यान से आप सुनिएगा ध्यान से। तो अब यहां पे आप हेडिंग दीजिएगा, हेडिंग ये दीजिएगा परसेंटेज यील्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब ये किस तरीके से निकालते हैं, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा, अभी पहले आप फार्मूला लिख लीजिएगा, इसको समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। फार्मूला पहले लिखा देता हूं, रिलेटिव अमाउंट ऑफ दैट एल्काइल हैलाइड।
RX का मतलब है एल्काइल हैलाइड, मतलब जिस एल्काइल हैलाइड का हमको रिलेटिव अमाउंट निकालना है उसके बारे में कहा जा रहा है कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ दैट एल्काइल हैलाइड इक्वल टू हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन corresponding alkane for that alkyl halide into reactivity of that हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब क्या है आपको समझ में आएगा जब एप्लीकेशन बताऊंगा तब। अभी आप सिंपल लिखो फॉर्मूला पहले कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ दैट एल्काइल हैलाइड इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन कोरस्पोंडिंग एल्केन फॉर दैट एल्काइल हैलाइड इनटू रिएक्टिविटी ऑफ दैट हाइड्रोजन एटम। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, इसको यहां पे लिखा हुआ है बच्चों, इसको यहां पे लिख देता हूं, इनटू यहां पे नीचे लिख देता हूं रिएक्टिविटी ऑफ दैट हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये यहां पे लिख देते हैं। अब तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा बिल्कुल, रिएक्टिविटी ऑफ दैट हाइड्रोजन एटम। उसके बाद जब ये निकल गया, अब निकालते हैं परसेंटेज इल्ड ऑफ दैट एल्काइल हैलाइड। तो क्या करोगे पता है, यहां पे परसेंटेज इल्ड ऑफ दैट एल्काइल हैलाइड इक्वल टू जो आपने निकाला है रिलेटिव अमाउंट ऑफ दैट एल्काइल हैलाइड, जिसका आपको निकालना है परसेंटेज, उसका रिलेटिव अमाउंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ दैट एल्काइल हैलाइड, और चूंकि परसेंटेज निकालना है तो कर दीजिए इनटू 100। अब इसका बताता हूं एप्लीकेशन, इसका हम लोग एप्लीकेशन करके कैसे हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं। खास करके ये फॉर्मूला हम लोगों को ज्यादा यूजफुल होगा जब हम लोगों को निकालना होगा क्लोरीनेशन करके प्रोडक्ट का परसेंटेज कि कहां पे कितना होगा। ठीक है ना, यस। जैसे कि बच्चों आपको देख करके मजा आ जाएगा। देखो अभी सबसे पहले हम लोग यहां पे लेते हैं आइसोब्यूटेन, ध्यान देखिएगा, तो ये यहां पे हम लोगों ने लिया आइसोब्यूटेन, और इसका हम लोग एक Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो मैकेनिज्म सबसे पहले कहेंगे FRS, यानी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो बच्चों आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि यहां पे कितने प्रकार का बनेगा प्रोडक्ट। तो आप कहोगे जितने प्रकार का होगा हाइड्रोजन एटम उतने प्रकार का बनेगा प्रोडक्ट। बिल्कुल, यहां पे देखोगे ये है प्राइमरी, ये है प्राइमरी, ये है प्राइमरी, और ये क्या है टर्सरी। ये प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी, तीनों प्राइमरी आपस में आइडेंटिकल है और ये टर्सरी अलग है। आपको बनेगा यहां पे दो प्रकार का प्रोडक्ट। कितने प्रकार का प्रोडक्ट? दो प्रकार का। एक प्रोडक्ट यहां पे जो बनेगा वो बनेगा प्राइमरी, यस, और एक जो यहां से बनेगा वो बनेगा इसके केस में टर्सरी। अब बात ये उठता है कि यहां पे मेजर कौन सा बनेगा। बच्चों चूंकि ये तीनों आपस में आइडेंटिकल है तो तीनों में से कहीं एक जगह आप क्लोरीन को ऐड करोगे, और चूंकि ये वाला टर्सरी कार्बन अलग है तो उसमें एक जगह अलग ऐड करोगे। इसको मान लीजिए इस एल्काइल हैलाइड को 1, इस एल्काइल हैलाइड को 2। अब मेजर माइनर कौन है इसके लिए परसेंटेज निकालने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे रिलेटिव अमाउंट। जिसका रिलेटिव अमाउंट ज्यादा होगा वही हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। जैसे कि सबसे पहले हम लोग निकालते हैं यहां पे इसके केस में रिलेटिव अमाउंट ऑफ फर्स्ट, जो दैट एल्काइल हैलाइड कहा था ना, तो दैट एल्काइल हैलाइड में ले लेते हैं फर्स्ट। तो बच्चों ये फर्स्ट वाला एल्काइल हैलाइड कैसा है? प्राइमरी। तो आप फार्मूला को कोरिलेट करके देखो, जो फार्मूला लिखाया है ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, तो इस प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का कोरोस्पोंडिंग एल्केन कौन सा है? तो कोरोस्पोंडिंग एल्केन ये है। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के कोरोस्पोंडिंग एल्केन में आपको देखना पड़ेगा कि कोरोस्पोंडिंग एल्केन में कितना प्राइमरी हाइड्रोजन है। आप देखोगे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में प्राइमरी हाइड्रोजन 3, 36, 39 है, आप कहोगे 9, और आप जानते हो 1 डिग्री हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी कितना होता है? 1। तो 9 × 1 कितना हो गया? 9। उसके बाद सेकेंड में देखो, तो अब हम लोग देखते हैं
रिलेटिव अमाउंट ऑफ सेकेंड इक्वल टू, ये कितना डिग्री एल्काइल हैलाइड है बच्चों? टर्सरी। तो ये एल्काइल हैलाइड हम लोगों का टर्सरी है। तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड का कोरोस्पोंडिंग एल्केन में आप लोगों को देखना पड़ेगा कि कितना टर्सरी हाइड्रोजन है। तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड के कोरोस्पोंडिंग एल्केन में टर्सरी हाइड्रोजन एटम का संख्या सिर्फ 1 है। और आप जानते हो टर्सरी हाइड्रोजन एटम का जो रिएक्टिविटी होता है वो 5 टाइम्स होता है 1 डिग्री से, इसलिए 1 × 5 कितना हो गया? 5। यानी कि बच्चों आप देखो, जिसका रिलेटिव अमाउंट ज्यादा आ गया वही होगा मेजर। यानी ये वाला 1 डिग्री होते हुए भी, प्राइमरी होते हुए भी ये होगा मेजर, और ये टर्सरी होने के बावजूद भी कैसा होगा? माइनर। ये पता चल गया। लेकिन अब बताता हूं एग्जैक्ट परसेंटेज कितना निकलेगा। तो परसेंटेज यील्ड ऑफ फर्स्ट, तो मैंने कहा रिलेटिव अमाउंट ऑफ दैट एल्काइल हैलाइड, तो चूंकि हमको परसेंटेज निकालना है फर्स्ट का, तो फर्स्ट का रिलेटिव अमाउंट कितना है? 9 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ ऑल एल्काइल हैलाइड। तो आप देखोगे यहां पे 9 + 5 कर दीजिए, तो 9 + 5 × 100। आप यहां पे देखोगे 9 × 14 × 100, लगभग यहां पे बच्चों आपको निकल करके जो आएगा 64% के आसपास निकल करके आ जाएगा। देख सकते हो आप इसको डिवाइड करके। अब निकालते हैं परसेंटेज यील्ड ऑफ सेकेंड। तो सेकेंड का जो रिलेटिव अमाउंट है वो है 5, तो 5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ ऑल एल्काइल हैलाइड, तो 9 + 5 14 हो गया, इंटू 100, तो लगभग यहां पे 36% आ जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हो प्राइमरी वाला हो जाएगा मेजर और टर्सरी वाला हो जाएगा माइनर। तो क्लोरिनेशन जब भी आप लोग करोगे तो इस फॉर्मूला पे पुट करके आप लोग निकालोगे कि कौन सा होगा मेजर, कौन सा होगा माइनर। नहीं तो अगर आप क्लोरिनेशन में डायरेक्ट कह देते हो आंख बंद करके कि टर्सरी वाला चूंकि मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है तो मेजर वही बनेगा, तो ऐसा नहीं होता है रे बाबा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसमें आप लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन और आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये दिया हुआ है हम लोगों को एक 2,2, उसके बाद यहां पे दिया हुआ है एक 4,4 टेट्रामिथाइल 1 2 3 4 5 2 2 4 4 टेट्रामिथाइल पेंटेन। इसका हम लोग क्या करते हैं? क्लोरिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो सबसे पहली बात तो कहेंगे कि मैकेनिज्म होगा FRS यानी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। बच्चों 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री किससे अटैच्ड है? 4 डिग्री से। और ये 4 डिग्री किससे अटैच्ड है? 2 डिग्री से। ये भी 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री किससे अटैच्ड है? 4 डिग्री से। अब 4 डिग्री किससे अटैच्ड है? 2 डिग्री से। मतलब ये जो 1 2 3 4 5 6 6 के 6 जो आपको मिथाइल दिख रहा है ना, ये सारे के सारे मिथाइल आपस में आइडेंटिकल है। बिल्कुल ये सारे मिथाइल देख लो आपस में आइडेंटिकल हैं। एकमात्र यहां पे 2 डिग्री अलग है और 4 डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन एटम ही नहीं होता है। तो 4 डिग्री कार्बन पे कभी भी हेलोजिनेशन नहीं हो सकता है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बच्चों एक यहां पे बना लेते हैं प्राइमरी वाला सबसे पहले। तो प्राइमरी वाला यहां पे बनाओगे तो कुछ इस तरीके से होगा CH2 एंड CH3 एंड CH3 एंड CH2 के साथ यहां पे हो गया Cl, एक तो ये बन जाएगा। दूसरा यहां पे बना देते हैं बीच में जो सेकेंडरी वाला कार्बन आपको दिख रहा है उसको बना लेते हैं, ये हो जाएगा CH3 और फिर यहां पे CH के साथ Cl और फिर इसके केस में हो गया CH3 एंड CH3 और फिर हो गया यहां पे CH3। अब यहां पे आपको डिसाइड करना होगा कि मेजर कौन सा बनेगा। तो जो बच्चा बेवकूफ होगा वो डायरेक्ट मारेगा कि सेकेंडरी है, मेजर मार देते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि जब क्लोरिनेशन आपको देता है तो सावधान हो जाइए। क्लोरिनेशन में सावधान होकर के यहां पे इसको मान लेना है 1, इसको मान लेना है 2। अब उसके बाद आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले रिलेटिव अमाउंट निकालना है, वहीं से आपको पता चल जाएगा मेजर कौन सा होगा। तो रिलेटिव अमाउंट ऑफ फर्स्ट, तो रिलेटिव अमाउंट ऑफ फर्स्ट अगर आप निकालोगे तो यहां पे आप देखोगे तो बच्चों ये कितना डिग्री एल्काइल हैलाइड है? प्राइमरी, ये 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के कोरोस्पोंडिंग एल्केन में आपको देखना पड़ेगा कितना 1 डिग्री हाइड्रोजन है। तो 3 3 6 3 9 और ये 3 3 6 3 9, यानी कि टोटल हो गया 18। और रिएक्टिविटी कितना होता है 1 डिग्री का? 1, यानी कि 18। और उसके बाद अगर हम लोग यहां पे देखें रिलेटिव अमाउंट ऑफ सेकेंड,
तो सेकेंड वाला आप देखोगे तो 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री में आप देखोगे 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड का कोरोस्पॉन्डिंग एल्केन देखो, उसमें कितना हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 इंटू 3.8 कितना जाता है, आप देखोगे तो यहां पे आ जाएगा 2a, तो 7 लगभग यहां पे ले लो ना डायरेक्ट, 2 8 जा 16 हो जाता है, और उसके बाद हो जाता है 7.6 आता है। इसको आप ऐसा करो, अप्रोक्सीमेट कर दो, अप्रोक्सीमेट करके 8 ले लो, अप्रोक्सीमेट कर दो, ठीक है, अप्रोक्सीमेट करके बच्चों जिसका रिलेटिव अमाउंट ज्यादा वही हो जाएगा मेजर। तो फर्स्ट वाले का रिलेटिव अमाउंट है हो गया 18, वो मेजर, और ये हो जाएगा इसके केस में माइनर। लेकिन आप चाहते हो कि सर जी परसेंटेज यील्ड निकाल दो ना, परसेंटेज यील्ड ऑफ फर्स्ट, तो बच्चों रिलेटिव अमाउंट ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय सम, तो 18 8 कर दो, 18 2 20 और 6 26, 8 100 ऐसा हो जाएगा। अब जो भी आएगा देख लीजिए निकाल करके आप लोग। अब परसेंटेज यील्ड ऑफ सेकेंड, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 100, जो भी होगा आप परसेंटेज कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा बच्चों, वो आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। मेरा थोड़ा सा मैथमेटिक्स जो है ना वो कमजोर है, तो इसलिए आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके इसको निकाल लीजिएगा कितना क्या आता है। और अगर मेजर माइनर निकालना है तो रिलेटिव अमाउंट डायरेक्ट यहीं से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेटिव अमाउंट जैसे ही निकल गया तो जिसका रिलेटिव अमाउंट ज्यादा हो रहा है वही हो जाएगा मेजर। तो कोई एक यहां पे आप लोग चुन करके ये रट्टा मत मार लीजिएगा कि टर्सरी वाला मेजर होगा कि सेकेंडरी वाला होगा कि प्राइमरी वाला होगा। बहुत सारा बच्चा यहां से चालाकी क्या करता है, अच्छा सर जो बताए हैं ना क्लोरीनेशन में, इसका मतलब है कि क्लोरीनेशन में हमेशा प्राइमरी वाला मेजर होता है। अरे नहीं बुर्बक, ऐसा कुछ नहीं है, तुमको दिखाते हैं। जैसे कि देखो ऐसा आप देखो यहां पे, जैसे ये दिया हुआ है CH3 एंड CH2 एंड उसके बाद दिया हुआ है CH2 के साथ CH3। अब तुमको यहां पे पूछता है इसके केस में जैसे कि क्लोरीनेशन करते हैं, तो देखो सबसे पहली बात अगर इसको हीट करते हैं, HNU देते हैं, सनलाइट देते हैं, अल्ट्रावायलेट रे देते हैं, FRS होता है यानी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। कितने प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा, तो कहोगे 2 प्रकार का, ये 1 डिग्री ये 1 डिग्री आपस में आइडेंटिकल है, ये 2 डिग्री ये 2 डिग्री आपस में आइडेंटिकल है, जो ये है वही ये है और जो ये है वही ये है, यानी कि टोटल बनेगा सिर्फ 2 प्रकार का प्रोडक्ट। यहां या यहां दोनों में से कहीं एक जगह क्लोरीन ऐड होगा और इस दोनों में कहीं एक जगह ऐड होगा। आप देख सकते हो यहां पे हम लोग ऐसा करते हैं कि CH3 CHCl और CH2 के साथ CH3, एक तो ऐसा बनेगा और एक यहां पे ऐसा बनेगा बच्चों की CH3 CH2 एंड CH2 और CH2 के साथ Cl। अब देखते हैं मेजर कौन सा बनता है। यहां पे इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री। ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री। अब आप देखो डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं रिलेटिव अमाउंट, यहीं से मेजर हमको पता चल जाएगा। तो रिलेटिव अमाउंट ऑफ फर्स्ट इक्वल टू, बच्चों ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड के कोरोस्पॉन्डिंग एल्केन में कितना 2 डिग्री हाइड्रोजन है, आप कहोगे 4। अब क्लोरीनेशन में होता है 3.8 उसका रिएक्टिविटी होता है ना, तो यहां पे आप कह सकते हो ये हो जाएगा 2, उसके बाद 15.2 हो जाएगा, ओके। और सेकेंड में अगर यहां पे हम लोग देखें रिलेटिव अमाउंट ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड कितना डिग्री है, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के कोरोस्पॉन्डिंग एल्केन में कितना 1 डिग्री हाइड्रोजन है, तो 6 into 1 कितना हो गया, 6। बच्चों आप देखो इस बार जो मेजर होने वाला है जिसका रिलेटिव अमाउंट ज्यादा आया है वही हो जाएगा मेजर और 1 डिग्री वाला हो जाएगा इसके केस में माइनर। अरे बात खत्म। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो, लेकिन ये सब फॉर्मूला आपको ब्रोमिनेशन में लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ब्रोमिनेशन में इतना ज्यादा लार्ज डिफरेंस है, आप समझ सकते हो फाड़ के रख देगा प्राइमरी को, ठीक है, या सेकेंडरी को। जैसे कि मैं आपको बताऊं यहां पे एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे कि ये दिया हुआ है CH3 CH के साथ CH3 एंड CH3, ओके सर जी, यहां पे Br2 दिया, हीट दिया या HNU दिया, सनलाइट दिया, अल्ट्रावायलेट रे दिया, कुछ भी दिया, सब में होगा मैकेनिज्म
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब देखो कितना प्रकार का बनेगा प्रोडक्ट, बच्चों खुद सोच करके देखो, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 3 डिग्री, तो 2 प्रकार का प्रोडक्ट बन सकता है। एक बन सकता है यहां पे ये वाला टर्सरी वाला, ओके ओके सर, और एक बन सकता है इसके केस में CH एंड CH3, और यहां पे बन सकता है CH2 के साथ Br। आप खुद सोच करके देखो, ये टर्सरी है, ये टर्सरी H कितना है 1, टर्सरी H का जो होता है रिएक्टिविटी ब्रोमिनेशन के केस में वो होता है 1600 टाइम्स ज्यादा होता है प्राइमरी से। यहां पे कहेंगे 1 इंटू 1600, और यहां पे 1 डिग्री है तो 1 डिग्री H कितना है 33639, तो 9 इंटू 1, कहा 9 इंटू 1, और यहां 1600 इंटू 1, आप कहोगे ये हो जाएगा मेजर, और आंख बंद करके कहेंगे ये हो जाएगा माइनर। टर्सरी वाला यहां पे कहेंगे कि मेजर होने वाला है, कहीं पे कुछ शर्माना ही नहीं है। जैसे ये दिया हुआ है CH3, CH2, CH3, इसमें मान लीजिए HNU दिया, आप कहोगे इसमें भी मैकेनिज्म होगा FRS। बच्चों ये दोनों 1 डिग्री आपस में आइडेंटिकल है, और ये 2 डिग्री तो एक अलग है। अब आपको यहां से पूछेगा सबसे पहले कितना बनेगा प्रोडक्ट, तो बनेगा 2। तो अगर हम करा रहे हैं इसके केस में कुछ दिया ही नहीं, सबसे पहले हम लोग कराएंगे यहां पे ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ HNU या सनलाइट या अल्ट्रावायलेट रे FRS। 2 प्रकार का बनेगा प्रोडक्ट, एक बन जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, और एक बन जाएगा इसके केस में 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब आपसे पूछता है कि मेजर कौन सा होगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, आप खुद सोच करके देखो, ये 2 डिग्री है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है 2 डिग्री H का संख्या 2 है, और ब्रोमिनेशन के केस में 2 डिग्री H का जो रिएक्टिविटी होता है 81 टाइम ज्यादा होता है, ये हो जाएगा 81 इंटू 2, 81 इंटू 2, और ये प्राइमरी है। प्राइमरी आप देखोगे हाइड्रोजन कितना है 336, यानी 6 इंटू 1, यानी मेजर कौन होगा, यही 2 डिग्री वाला हो जाएगा, क्योंकि उसका रिलेटिव अमाउंट ज्यादा निकल करके आ रहा है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त आज का टॉपिक ये हम लोगों का चल रहा है, ठीक है ना। अब इसका एक लास्ट टॉपिक मैं आपको और टच कर देता हूं, तो पूरी तरह से FRS फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हैलोजिनेशन कंप्लीट ही हो जाएगा। आज थोड़ा सा वीडियो लंबा बना रहे हैं, लेकिन ये कंप्लीट मैकेनिज्म कवर कर रहे हैं, जहां से कि बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों का बनेगा। ओके, तो अब आप यहां से क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स when following alkane undergoes monochlorineशन। मतलब कोई एल्केन है, उसका एक Cl2 के साथ रिएक्शन करवाना है, ठीक है, एक ही Cl2 के साथ रिएक्शन करवाना है, तो आपको बताना है कि एक Cl2 के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे उस एल्केन का, तो कितना बन सकता है टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए क्या, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। उस एल्केन में देखना है कितने प्रकार के, कितने टाइप्स के हाइड्रोजन एटम हैं। जितने टाइप्स के होंगे हाइड्रोजन एटम, उतने प्रकार के बनेंगे पोजिशनल आइसोमर्स। वही तो करना है आपको, बनाना है ऐसे क्वेश्चन में पोजिशनल आइसोमर्स कितना बन सकता है। जैसे कि आप लोग देखें, सबसे पहले बात हम लोग यहां पे देखते हैं मीथेन को। तो मीथेन में अगर एक Cl2 के साथ रिएक्शन करवाओगे बच्चों, तो यहां पे सिर्फ एक ही प्रकार का हाइड्रोजन है, यानी कि सिर्फ यहां पे बनेगा एक प्रोडक्ट, बस, इसके अलावा यहां पे कुछ नहीं बन सकता है। अगर आप सेकेंड क्वेश्चन देखो, अगर आप लेते हो इथेन, तो जो ये है वही ये है, दोनों में कोई अंतर है ही नहीं, और हीट वगैरह तो करते रहिए तब जाकर के FRS होगा। तो चाहे यहां पे क्लोरीन को जोड़ो चाहे यहां पे जोड़ो, बच्चों दोनों आइडेंटिकल है ना, चाहे यहां पे क्लोरीन को जोड़ दो चाहे यहां जोड़ दो, तो यहां पे आइडेंटिकल है, तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स सिर्फ 1 होने वाला है। लेकिन मेरे प्यारे मोहन, अगर हम करते हैं मोनोक्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन करते हैं, अगर हम लोग यहां पे मोनोक्लोरो के जगह पे
मोनो ब्रोमो कर दे, फिर भी वही यहां पे कॉन्सेप्ट आएगा। अगर Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो बच्चों यहां पे दो प्रकार के हाइड्रोजन एटम हैं। ये 1 डिग्री आपस में सेम है, 2 डिग्री अलग है, तो दो प्रकार का बनेगा इसके केस में प्रोडक्ट। दो से ज्यादा तो बनेगा नहीं, एक बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन और एक बनेगा 1 क्लोरोप्रोपेन। बस शर्त यह है कि दोनों का नाम अलग अलग होना चाहिए। अगर क्लोरीनेशन करते हो, अगर आप क्लोरीनेशन को ऐड करते हो, नाम अलग अलग आता है, मतलब आंसर सही है। नाम सेम आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो 2 क्लोरोप्रोपेन 1 क्लोरोप्रोपेन, लेकिन यहां पे अगर आप जोड़ दोगे फिर से क्लोरीन को, तो नाम हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन, मतलब रिपीट हो जाएगा, तो वो यहां पे नहीं होगा आंसर। तो प्रोपेन का जब हम लोग निकालेंगे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स, यहां पे 2 आएगा। बच्चों यहां पे एक ही बात ध्यान रखना है, कितने टाइप्स के यहां पे हाइड्रोजन एटम है वही देखना है। तो मीथेन में एक टाइप के, इथेन में एक टाइप के हाइड्रोजन है, प्रोपेन में 2 टाइप के हाइड्रोजन है, तो 2 प्रकार का बना प्रोडक्ट। इसी तरह से प्यारे बच्चों, अगर यहां पे आप लोगों को दिया हुआ है नॉर्मल ब्यूटेन, तो नॉर्मल ब्यूटेन में आप लोगों को देखना है कि कितने प्रकार का प्रोडक्ट बन सकता है। इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कितने प्रकार के यहां पे हाइड्रोजन एटम है। तो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री आपस में सेम है, क्योंकि दोनों 1 डिग्री किससे अटैच्ड है? 2 डिग्री से। तो जो ये है वही ये है, और जो ये है वही ये है, क्योंकि दोनों 1 डिग्री से अटैच्ड है, और दोनों 2 डिग्री, दोनों तरफ 1 डिग्री से अटैच्ड है और आपस में 2 डिग्री से अटैच्ड है। तो यहां पे हम लोग बनाएंगे, एक बनाएंगे यहां पे 2 डिग्री वाला, तो एक हो जाएगा इसके केस में 2 क्लोरोब्यूटेन, और एक हो जाएगा इसके केस में 1 क्लोरोब्यूटेन। तो 2 प्रकार का प्रोडक्ट यहां पे बनने वाला है। एक बन जाएगा 1 क्लोरोब्यूटेन और एक बन जाएगा इसके केस में 2 क्लोरोब्यूटेन। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मेजर माइनर भी निकाल करके बता चुका हूं, निकालने का तरीका आपको बता चुका हूं। तो टोटल यहां पे हम लोग कहेंगे कि ब्यूटेन का जो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स होने वाला है वो सिर्फ यहां पे 2 होने वाला है। इसको सीखिएगा, आपको पूछता है ये सब क्वेश्चन, खूब मिलेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक में। आज का क्लास हम लोगों का बहुत ही शानदार रहा है। अब देखो 5th नंबर में अगर मैं आपको देता हूं नॉर्मल पेंटेन, कि नॉर्मल पेंटेन का 1 2 3 4 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स कितना होगा, आप अंदाज लगाइए। बच्चों आप कहोगे ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री आपस में सेम है। मान लो इसको टाइप 1 मान लेते हैं, तो इसको कैंसिल कर दीजिए क्योंकि दोनों सेम है। ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री आपस में सेम है। क्यों? क्योंकि ये भी 1 डिग्री, ये भी 2 डिग्री अटैच्ड है 1 डिग्री से, और ये भी 2 डिग्री अटैच्ड है 1 डिग्री से। तो इसको मान लीजिए टाइप 2, इसको कैंसिल कर दीजिए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये 2 डिग्री अलग है, जानते हो क्यों? क्योंकि इस 2 डिग्री के एक साथ 1 डिग्री है, इसके साथ भी देखोगे 2 डिग्री के साथ 1 डिग्री है, लेकिन बीच में जो ये 2 डिग्री है उसके साथ कोई भी आपको 1 डिग्री दिख रहा है क्या? नहीं है। तो ये 2 डिग्री के साथ कोई भी 1 डिग्री नहीं है, जबकि ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री के साथ एक साइड में 1 डिग्री है, इसलिए ये दोनों आपस में आइडेंटिकल है, लेकिन ये इससे अलग है। यहां पे कहोगे कि 3 टाइप्स के हाइड्रोजन है। 2 है यहां पे सेकेंडरी वाला हाइड्रोजन, 2 अलग अलग प्रकार का, एक है प्राइमरी वाला। यहां से आप मान लीजिए कि एक बार हमने बना दिया सबसे पहले 2 क्लोरोपेंटेन, 1 2 3 4 5, एक बना दिया 2 क्लोरोपेंटेन, और एक आपको बनाना होगा 3 क्लोरोपेंटेन। बस शर्त इतना ही है बच्चों कि नाम अलग अलग आना चाहिए। अगर नाम वहां पे सेम आ गया, इसका मतलब आपने गलत बनाया है, नाम अलग आना चाहिए। एक हो गया 1 क्लोरोपेंटेन, एक आ गया 2 क्लोरोपेंटेन, और एक आ गया 3 क्लोरोपेंटेन। इसलिए आपको जब पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स पेंटेन में कितना आएगा, तो आप कहोगे पेंटेन में टोटल जो आएगा वो आएगा 3। बिल्कुल, ये सब डायरेक्ट आप याद भी रखोगे ना, आपको मजा आ जाएगा। डायरेक्ट आप वहां पे टिक करके निकल सकते हो। और अगर आप बनाना चाहते हो क्वेश्चन को, तो लैंग्वेज में लिखा हुआ रहेगा ऑप्शन, वहां पे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और उसके आधार पे आप लोगों को इसी प्रकार से टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल करके करना पड़ेगा। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन 5 हो गया। अब 6 आते हैं। सबसे पहले एक यहां पे थोड़ा सा ब्रांचिंग वाला ले लेते हैं। ब्रांचिंग हमने ऐसा ले लिया, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों आइसोब्यूटेन। आप खुद सोच करके देखिए कि आइसोब्यूटेन में
कितने प्रकार के हाइड्रोजन एटम हैं, आपने इससे पहले भी देखा है। तो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री किससे अटैच्ड है? 3 डिग्री से। तो तीनों 1 डिग्री आपस में आइडेंटिकल है। तो आइसोब्यूटेन का एक तो बन जाएगा प्राइमरी 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, और एक बन जाएगा इसके केस में 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता है, आपने देखा है। और आज ही आपने इसी लेक्चर में देखा है, ये मेजर हो रहा था। तो आइसोब्यूटेन में टोटल हो जाएगा 2, इसके अलावा नहीं होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर यहां पे एक कार्बन और बढ़ा देते हैं, जैसे कि आप लोग देखो यहां पे इसमें अब पैरेंट चेन में एक कार्बन बढ़ गया 1 2 3 4 और 2 पे मिथाइल है, इसको हम लोग कहते हैं आइसोपेंटेन। अगर आपको पूछता है कि आइसोपेंटेन में टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स कितना होने वाला है, तो ये 1 डिग्री ये 1 डिग्री किससे अटैच्ड है? 3 डिग्री से। बिल्कुल 1 डिग्री दोनों अटैच्ड है 3 डिग्री से। तो ये दोनों आपस में आइडेंटिकल हो गया बच्चों, याद रखना, ये दोनों आपस में आइडेंटिकल हो गया क्योंकि दोनों का अटैचमेंट सेम कार्बन से है। लेकिन ये 1 डिग्री किससे अटैच्ड है? 2 डिग्री से। तो ये 1 डिग्री, ध्यान से समझोगे बातों को तभी आपको बनेगा क्वेश्चन। ये 1 डिग्री इस दोनों 1 डिग्री से डिफरेंट है, अलग है, क्योंकि ये 1 डिग्री अटैच्ड है 2 डिग्री से और ये दोनों 1 डिग्री अटैच्ड है 3 डिग्री से। ये 2 डिग्री 3 डिग्री तो अलग है ही, मतलब आपको पता है कितना बनेगा? 4 बनेगा। कैसे? एक तो बना देते हैं जो टर्सरी से अटैच्ड प्राइमरी कार्बन है वो वाला बना देते हैं, तो इस तरीके से एक बन गया आपको ऐसा। दूसरा यहां पे टर्सरी कार्बन के ऊपर बना देते हैं, तो टर्सरी कार्बन के ऊपर बना देते हैं, तो यहां पे हो गया क्लोरीन CH3 CH2 के साथ CH3 एक ऐसा हो गया। एक उसके बाद यहां पे CH3 एंड CH3 CH के साथ हो गया Cl और CH3, और एक इसके बाद आपको ऐसा हो गया CH एंड CH3 एंड यहां पे CH2 के साथ हो गया CH2 एंड Cl। देख लो चारों का नाम अलग अलग आएगा। ये जो 1 2 3 4 बना है ना, सबका नाम आप लिख करके देख लो, अलग अलग आने वाला है। तो आइसोपेंटेन में 4 बन करके आएगा टोटल। एक ये 1 डिग्री आपस में आइडेंटिकल यहां होगा, एक 3 डिग्री पे होगा, एक ये 2 डिग्री पे होगा, और ये 1 डिग्री इस दोनों 1 डिग्री से अलग है क्योंकि यहां पे 2 डिग्री से ये अटैच्ड है 1 डिग्री, ये दोनों 1 डिग्री 3 डिग्री से अटैच्ड है, तो अलग हो गया। तो आइसोपेंटेन में टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स 4 होने वाला है। क्या बात करते हो? ओके, आज तो बिल्कुल एकदम से गर्दा उड़ा दिया। नहीं, इतना लंबा लेक्चर तो आज तक हमने रिकॉर्डिंग नहीं किया था अपना चैनल पे। वैसे तो किया तो मैं बहुत सारा हूं, 2-2 3-3 घंटे का मैंने रिकॉर्ड किया है लगातार, ठीक है ना? हाँ, लेकिन इस चैनल पे मैंने पहली बार इतना लंबा वीडियो डाला है। अब देखो, अब नेक्स्ट यहां से देखते हैं, जो भी नंबर था, नंबर भुला गए, 5 के बाद 6 7 था, कुछ 8 नंबर था, जो भी नंबर था देख लेना बच्चों। CH3 एंड CH3 एंड CH3 एंड CH3, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं नियोपेंटेन। बिल्कुल। अब इस नियोपेंटेन का कितना होगा? ये खूब पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि कौन ऐसा एल्केन है जिसमें सिर्फ वन टाइप का बनेगा मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। हाँ, तो यहां पे देखो बच्चों, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, किससे अटैच्ड है? 4 डिग्री पे। अब 4 डिग्री पे हेलोजिनेशन नहीं होता है, 4 डिग्री पे हेलोजिनेशन होता ही नहीं है क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि नियोपेंटेन एक ऐसा कंपाउंड है जहां की सिर्फ 1 टाइप का मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बनता है। तो यहां पे कहेंगे कि टोटल सिर्फ एक ही बनता है। ये सब आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद देखिए, एक मॉड्यूल का क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है आप लोगों का, मॉड्यूल में दिया हुआ है कि कौन ऐसा एल्केन है जो सिर्फ 2 प्रकार का मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स दे सकता है। हीट करेंगे, इसका नाम क्या है? इसका नाम है 2,3-डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा आपको निकालना चाहिए टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहां देखिए, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, किससे अटैच्ड है? 3 डिग्री से। ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, किससे अटैच्ड है? 3 डिग्री से। बच्चों, जो ये है वही ये है, और जो ये है वही ये है, और जो ये दोनों है वही ये दोनों है। क्योंकि जो ये दोनों है
क्या क्या बोल रहे हैं सर, जो ये है वही ये है, ये दोनों 3 डिग्री है ना, ये दोनों 3 डिग्री आपस में आइडेंटिकल है, और इस दोनों 3 डिग्री से अटैच जो भी ये चारों मिथाइल है, ये चारों मिथाइल आपस में आइडेंटिकल है, क्योंकि ये चारों मिथाइल सेम 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है। आप यहां पे चारों मिथाइल में से किसी एक ही जगह कर सकते हो क्लोरीनेशन, नहीं तो तुम और किसी के ऊपर करोगे ना बच्चों, तो वहां पे हो जाएगा सेम नाम, रिपीट हो जाएगा। तो एक आप इस चारों मिथाइल में से किसी एक जगह क्लोरीन को ऐड करो, और एक यहां पे आप 3 डिग्री के ऊपर कर दो, तो टर्सरी के ऊपर यहां पे आप कर देते हो क्लोरीनेशन। तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन में टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स सिर्फ 2 होने वाला है, समझे कि नहीं। यही कुछ एग्जांपल है जिसको कि आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। लेकिन अभी रुक जाइए, अभी और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। इतना देर हम लोगों ने पढ़ ही लिया, इतना तो पढ़ाई कर ही लिया, तो 2-3 क्वेश्चन पढ़ करके खत्म करते हैं। अगले क्लास में एल्केन को खत्म ही कर देंगे, जो बचेगा छोटा छोटा रिएक्शन उसको पढ़ करके खत्म हो जाएगा चैप्टर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहां पे एक क्वेश्चन ऐसा है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, ऐसा है, और ये दिया हुआ क्वेश्चन ऐसा है कि टोटल नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स कितना बनेगा जब इसका एक Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो पूछा था कि इस डाइफिनाइल मीथेन का रिएक्शन करवाते हैं, डाइफिनाइल मीथेन का रिएक्शन करवाते हैं एक Cl2 के साथ, तो कितना बनेगा पोजिशनल आइसोमर्स, ये पूछा था। तो सबसे पहले इसको हम लोग sp3 कार्बन पे कर देंगे क्लोरीनेशन, तो एक ये बनेगा। इसके बाद बना दीजिए इसका पोजिशनल। तो बच्चों पोजिशन को चेंज करोगे तो यहां से क्लोरीन को हटा करके और ऑर्थो पे लगा दीजिए, बिल्कुल जो ये ऑर्थो है वही ये ऑर्थो है, वही ये ऑर्थो है, यही ऑर्थो है। तो इसके रिस्पेक्ट में चारों ऑर्थो आपस में आइडेंटिकल है, तो चारों ऑर्थो में से कहीं एक ऑर्थो पे अटैक करोगे, उसके बाद इसी क्लोरीन को आप मेटा पे अटैक कर दोगे। चारों मेटा आपस में आइडेंटिकल है बच्चों, जो ये मेटा है वही ये मेटा है, वही ये मेटा है, वही ये मेटा है, तो चारों मेटा आपस में आइडेंटिकल है, तो कहीं एक जगह आप ऐड करोगे। तो पूछता है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और एक हो जाएगा पारा पे। तो बच्चों जो ये पारा पोजीशन है वही ये पारा पोजीशन है, दोनों का पोजीशन जो है ना इसके रिस्पेक्ट में सेम है। तो आप कहोगे कि जब डाइफिनाइल मीथेन का एक Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये आपको प्रीवियस क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, बनाया हुआ पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। यहां पे टोटल मिलेगा 4, एक तो हो गया sp3 कार्बन पे इसका रिएक्शन, उसके बाद ऑर्थो पे, मेटा पे, पारा पे, इसके अलावा और कहीं भी रिपीट करोगे तो वो सेम टू सेम रिपीट हो जाने वाला है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इसका 4 होने वाला है, ऑर्थो, मेटा, पारा और एक CH2 के ऊपर, इस तरीके से। लेकिन 2 क्वेश्चन और बताऊंगा, उसके बाद आज के क्लास का समापन करेंगे। अब यहां पे थोड़ा सा मैं परिवर्तन करता हूं, यहां पे क्या करता हूं, Cl2 का कोई कमी नहीं है, अब एक्सेस ले लेता हूं। अभी तक हमने क्या किया था, Cl2 एक ही मॉलिक्यूल लिया था, Cl2 एक मॉलिक्यूल लेकर के हमने बनाया था मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स, अब एक्सेस है। तो बच्चों मेजर बनेगा CCl4, लेकिन बनेगा सबका मिक्सचर, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, सबका मिक्सचर बनेगा। लेकिन आपको बताया था कि जब CCl4, जब यहां पे Cl2 एक्सेस होता है तो CCl4 होता है मेजर, लेकिन सबका मिक्सचर बनेगा तब एक्सेस Cl2 के साथ रिएक्शन करने के लिए कहता है। तो टोटल यहां पे कहेंगे कितना बनेगा, 4 बनेगा टोटल। लेकिन इसी प्रकार से अगर मेरे को दिया हुआ है इथेन, और इस इथेन का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं एक्सेस Cl2 के साथ, हीट सनलाइट तो देते ही हो, मैकेनिज्म ये सबका जितना भी आज पढ़ाया हूं सबका मैकेनिज्म FRS होता है बच्चों, जितना आज के क्लास में पढ़ाया गया है सबका FRS होता है, यानी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। एक्सेस Cl2 यहां पे लेना है तो बच्चा दिमाग लगाता है, जानते हो क्यों, ये मीथेन में है 4 हाइड्रोजन तो 4 बना, मतलब इथेन में 6 है हाइड्रोजन तो 6 बनेगा, ऐसा नहीं है। देखो कैसे, पहले हो सकता है एक Cl2 के साथ रिएक्शन, तो एक H को हटा दीजिए, पहले एक Cl2 के साथ एक H को हटा दिए, बन गया 1 क्लोरोइथेन, बिल्कुल। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां से 2 क्लोरीन को हटा दीजिए तो बन जाएगा, मतलब 2 H को हटा दीजिए क्लोरीन से तो बन जाएगा 1,1 डाइक्लोरोइथेन। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जो दोनों क्लोरीन को आपने एक ही कार्बन पर रखा है,
कोई बच्चा ऐसा भी तो कर सकता है, सर जी ये दोनों क्लोरीन को हम एक कार्बन पे ना रख के ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, एक क्लोरीन को यहां रखते हैं, एक क्लोरीन को यहां रखते हैं, मतलब 1 क्लोरोइथेन 1 डाइक्लोरोइथेन और 1 डाइक्लोरोइथेन, मतलब ये दोनों एक दूसरे का हो गया पोजिशनल आइसोमर्स। कोई बच्चा फिर ऐसा कर सकता है कि सर जी यहां से एक जो H है ना उसको हटा देते हैं, ऐसा कर देते हैं, हटा दो। लेकिन कोई बच्चा कहेगा सर जी ऐसा क्यों करें, जो तीनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे है, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक क्लोरीन को रखते हैं इस पे और 2 क्लोरीन को रखते हैं इस पे? बिल्कुल कर सकते हैं। इसका नाम हो जाएगा 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन, इसका नाम हो जाएगा 1,1,2 ट्राइक्लोरोइथेन। अब यहां पे कोई बच्चा क्या करेगा, जो यहां पे अब H है उसको हटाएगा, तो यहां पे हो जाएगा CH2Cl और यहां पे जो 3 क्लोरीन है इसको यहां पे रहने दीजिए, नाम हो गया इसका 1,1,1,2 टेट्राक्लोरोइथेन। कोई बच्चा कहेगा सर ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते हैं, आपने जो रखा 3 क्लोरीन एक कार्बन पे, एक क्लोरीन दूसरे कार्बन पे, हम ऐसा करना चाहते हैं कि 2 क्लोरीन यहां रखते हैं और 2 क्लोरीन यहां रखते हैं, तो इसका हम लोग बना देते हैं पोजिशनल आइसोमर्स। तो इसका पोजिशनल आइसोमर्स कुछ ऐसा होगा 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन, ऐसा भी तो बना सकते हैं। आप देख लो ये दोनों एक दूसरे का पोजिशनल हो सकता है। कितना पॉसिबल प्रोडक्ट है सब लिख सकते हैं आप, एक ये हो सकता है। उसके बाद आप ऐसा भी तो कर सकते हो CH Cl2 उसके बाद CCl3। अब इसका फर्दर आप पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हो बच्चों, इसका फर्दर अगर आप पोजीशन को चेंज करोगे ना तो वही रिपीट हो जाएगा। आप देख सकते हो बना करके, फिर से आपको रिपीट हो जाएगा। एक क्लोरीन यहां कर दोगे 3 यहां हो जाएगा, 2 यहां हो जाएगा। अब आप इसका पोजीशन चेंज करके दूसरा नहीं बना सकते हो। और एक यहां पे H और बन रहा है, एक H और बच रहा है, तो एक स्ट्रक्चर इसका और बन सकता है 1,1,1,2,2,2 1,1,1,2,2,2 हेक्साक्लोरोइथेन, ऐसा बन सकता है। तो टोटल देखो इथेन का कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब आप इथेन का एक Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एक ही बनता है, लेकिन एक्सेस Cl2 वहां पे मेंशन कर देता है तो टोटल यहां पे जो बनता है वो 9 बन जाता है। आप देख सकते हो यहां पे जो आप देखते हो कि 6 हाइड्रोजन है तो 6 बनना चाहिए, लेकिन 3 कैसे बढ़ गया, 3 बढ़ गया यहां पे पोजिशनल आइसोमर्स होने के कारण। एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 3 बन गया यहां पे एक्स्ट्रा पोजिशनल आइसोमर्स, उसके आधार पे यहां पे चेंज हो चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को आज हमने एल्केन का रिएक्शन जो पहला था, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, पूरे अच्छे तरीके से सब कुछ एक एक बात पढ़ा दिया। बहुत सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया। इतना अगर आप लोग यहां से पढ़ाई कर लेते हो, जितना मैंने आपको समझाया है उतना समझ लेते हो, तो सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे बच्चों। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां पे देख लो इसी तरीके से। एक लास्ट में क्वेश्चन बता देता हूं, एक क्वेश्चन नीट में और यहां पे पूछा हुआ है तो याद आ गया मुझे। जैसे कि क्वेश्चन ये दिया हुआ था कि CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3, इसका Cl2 के साथ रिएक्शन दिया, हीट नहीं लिखा, लिखा 400 डिग्री सेल्सियस। तो कोई बात नहीं, 400 200 500 600 कुछ भी लिखेगा, हीट के जगह पे लिख दिया तो FRS यानी कि हो जाएगा एलाइलिक हेलोजिनेशन। तो एलाइलिक हेलोजिनेशन कर दोगे तो यही हो जाएगा इसके केस में एलाइल क्लोराइड और साथ में HCl। तो हीट नहीं लिख करके कभी कभी ये टेम्परेचर भी लिख देगा, हाई टेम्परेचर 200 400 500 600 कुछ भी लिख सकता है। आप कहोगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। इतना सफिशिएंट आप लोगों के लिए। खूब आप पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। अगले लेक्चर में लेकर के आऊंगा एल्केन में और भी जो बचा हुआ है, जैसे कि आइसोमेराइजेशन, एरोमेटाइजेशन, सल्फोनेशन जो भी है उसको लेकर के आता हूं। और वहां तक आप लोग पहले जो हेलोजिनेशन तक पढ़ा चुके हैं इसको एनसीईआरटी से आप लोग जरूर पढ़ेंगे। आपके पास मॉड्यूल होगा, क्वेश्चन बैंक होगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।